एपिसोड नंबर 1301। जब वे भव्य दफन घाटी में प्रवेश कर गए, क्योंकि उन्हें खोज और पता लगाना था, इसलिए उन दोनों ने बहुत तेजी से आगे बढ़े नहीं थे और केवल पैदल आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब जब त्रिपाठी जीवप्ती बाहर निकलने के लिए अपने तारा शटल का उपयोग कर रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें उतना समय नहीं लगा। ठीक जैसे त्रिपाठी जीवप्ती त्रिपाठी ज्वलन के साथ जल्दी से बाहर निकल रहे थे, वह अचानक रुक गए और अपना सिर एक तरफ मोड़ लिया। लगभग कुछ देखते हुए उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया। क्या गलत है? त्रिपाठी ज्वलन ने आश्चर्य में पूछा, यह नहीं जानते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती अचानक क्यों रुक गए थे। कुछ नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से जवाब दिया। मैं फिर से उन लोगों में से एक से भाग गया, लेकिन उसकी स्थिति थोड़ी खराब लगती है। दूर दूरी में एक आकृति जल्दी से आगे बढ़ रही थी, और चाहे वह एक संयोग था या नहीं, ये बस त्रिपाठी जीवप्ती की दिशा में आगे बढ़ रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती के सावधानीपूर्वक अवलोकन के तहत उन्होंने खोजा कि यह व्यक्ति वास्तव में लू यंग नामक युवा महिला थी, जो हमेशा चेन शिताओ के साथ थी। हालांकि इस पल में वह काफी घबराई हुई लग रही थी और उसकी संत शक्ति उतार चढ़ाव काफी अस्थिर थे, जैसे कि उसने अभी एक कठिन लड़ाई का अनुभव किया हो। उसके अलावा स्पष्ट आकाश पंथ की चेन शिताओ, चेन फैनले और चरम मार्ग पंथ के वांग यूहान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। अगर वह एक अजनबी होती तो त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत भाग जाते। आखिरकार उन्होंने अभी हाल ही में शवगुफा में उन विशेष अस्तित्वों को भड़काया था, तो वह रहने के लिए किस मनोदशा में हो सकते थे। हालांकि दूसरा पक्ष कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानते थे, इसलिए भले ही उन्होंने उसे पहले नहीं देखा होता तो ये ठीक होता, लेकिन अब जब उन्होंने उसे जाते हुए देखा था तो त्रिपाठी जीवप्ती असहज महसूस करने में मदद नहीं कर सके। किसी भी मामले में ये चेन शिताओं के कारण था कि वह जानते थे कि यह जगह भव्य दफन घाटी थी। कुछ देर के लिए संकोच करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने दांत पीसे और लू यंग से मिलने के लिए अपने तारा शटल को भेजा। लू यंग ने उड़ते हुए चारों ओर देखा, लगभग कुछ तलाश रही थी, लेकिन जब उन्होंने अचानक किसी को करीब आते हुए देखा तो वह चकित महसूस करने में मदद नहीं कर सके और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा देखने के बाद वह खुश हो गई। उनके चेहरे पर सतर्कता और घबराहट गायब हो गई, क्योंकि वह जल्दी से उनसे मिलने के लिए उड़ गई। इससे पहले कि वह पहुंचे, उन्होंने एक कांपती आवाज में बाहर बुलाया, भाई त्रिपाठी। बहन लू यंग। त्रिपाठी जीवप्ती दौड़कर उनके सामने रुक गए, संदेहपूर्वक पूछते हुए, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? भाई त्रिपाठी, कृपया जाओ और वरिष्ठ बहन चेन और अन्य को बचाओ। उन्हें एक 9वीं कोटि राक्षस जानवर द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। एक 9वीं कोटि राक्षस जानवर? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया। यहाँ एक राक्षस जानवर कैसे हो सकता है, और वह भी एक 9वीं कोटि का? एक 9वीं कोटि राक्षस जानवर उत्पत्ति लौटना क्षेत्र के गुरु के बराबर था, इसलिए भव्य दफन घाटी जैसे एक विशेष स्थान में वास्तव में यहाँ एक राक्षस जानवर था। ये यहाँ है। भाई त्रिपाठी, मैं आपसे विनती करती हूँ। भाई कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। भाई भाई भाई, कृपया जल्दी 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 कीजिए। बहन लू यंग मजाक कर रही होंगी। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत सहमत नहीं हुए, इसके बजाय भौहें चढ़ाकर कहा, मैं केवल एक द्वितीय कोटि संत राजा हूँ, यहाँ तक कि बहन चेन या भाई वांग जितना मजबूत भी नहीं हूँ। वे दोनों फंसे हुए हैं। अगर मैं जाता हूँ तो क्या मैं मौत को आमंत्रित नहीं करूंगा? ये सुनकर लू यंग का भाव एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि वह अंत में प्रतिक्रिया देती। बस इतना था कि अभी वह किसी को ढूंढने के लिए उत्सुक थी, और भव्य दफन घाटी जैसे एक स्थान पर बहुत कम लोग थे, इसलिए जब उन्होंने अंत में त्रिपाठी जीवप्ती को देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से जल्दी से मदद मांगी। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें याद दिलाया तो उनका सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी आंखों से उस राक्षस जानवर की शक्ति देखी थी, और उन चारों की संयुक्त ताकत के साथ भी वे मुश्किल से इसका विरोध करने में सक्षम थे। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती जाते, उनकी खेती के साथ वह कैसे ज्वार मोड़ सकते थे? वह संभवतः शामिल हो जाएंगे और भागने में असमर्थ होंगे। एक पल के लिए लू यंग जगह पर हैरान रह गई, उनका मन अराजकता में था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत सहमत नहीं हुए। उन्होंने अभी भी पूछा, ये किस प्रकार का राक्षस जानवर है? इसकी विशिष्ट शक्ति क्या है? लू यंग ने अवचेतन रूप से जवाब दिया, ये एक गर्जन विशेषता राक्षस जानवर है। शक्ति के मामले में ये केवल एक प्रथम कोटि उत्पत्ति लौटना क्षेत्र साधक के बराबर होना चाहिए, लेकिन एक गर्जन तालाब और आत्मिक सारणी की मदद से यह असाधारण शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम है। अन्यथा वरिष्ठ बहन चेन और अन्य फंसे नहीं होते और भागने में असमर्थ होते। भले ही वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते, भागना एक समस्या नहीं होना चाहिए। गर्जन तालाब? इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती जवाब दे सकते, त्रिपाठी ज्वलन की आंखें चमक उठी, लगभग बहुत रुचि रखते हुए। बहुत से लोग जानते हैं कि यहाँ एक गर्जन तालाब है। इस बार वरिष्ठ बहन चेन का छोटा भाई चेन फैनले अपने वर्तमान अवरोध को तोड़ने के लिए एक निश्चित गुप्त तकनीक की खेती करने के लिए इस गर्जन तालाब का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसी दुर्घटना होने की उम्मीद नहीं की। लू यंग ने जल्दी से समझाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी ज्वलन की ओर देखा। जब त्रिपाठी ज्वलन की आवाज अचानक उनके कान में गूंजी, मुझे उस गर्जन तालाब में गर्जन तरल चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने आह भरी, जानते हुए कि इस बार उन्हें एक यात्रा करनी होगी।
यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि उनका वास्तव में खड़े होकर कुछ नहीं करने का इरादा नहीं था। अब जब त्रिपाठी ज्वलन उस गर्जन तरल में रुचि रखते थे तो यह निश्चित रूप से कुछ बहुत उपयोगी था। एकमात्र कारण उन्होंने अभी ऐसा कहा था वह इसलिए था क्योंकि वह सावधान रहने के लिए कह रहे थे। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अब और संकोच नहीं किया और कहा, बहन लुयंग, कृपया रास्ता दिखाओ। हालांकि इस त्रिपाठी की शक्ति अधिक नहीं है, चूंकि बहन चेन परेशानी में है। मैं बस खड़ा नहीं हो सकता और देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे कुछ भी वादा नहीं कर सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब लुयंग ने ये सुना तो उनका भाव चिंता से खुशी में बदल गया। अभी जब उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति का स्वर सुना तो उन्होंने सोचा था कि वह मदद करने के लिए सहमत होने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब पलक झपकते ही स्थिति ने बेहतर के लिए एक मोड़ लिया था। खुश होकर उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और रास्ता दिखाया। हालांकि उन्हें त्रिपाठी जीवक्ति के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी। रास्ते में वह अभी भी चिंतित थी, अपनी दिव्य चेतना को फैलाते हुए समय समय पर जांच करने के लिए कि आसपास कोई अन्य अधिक शक्तिशाली साधक था या नहीं। लेकिन अपनी निराशा के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला। रास्ते में कुछ पूछताछ के माध्यम से त्रिपाठी जीवक्ति को पता चला कि इस बार भव्य दफन घाटी में आने का उनका मुख्य उद्देश्य गर्जन तालाब को ढूंढना था। मूल रूप से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन गर्जन तालाब को ढूंढने के बाद चेन फैन ने इसमें प्रवेश किया और अपनी गुप्त तकनीक की खेती करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य 3 पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक चांदी रात गर्जन जानवर अचानक गर्जन तालाब के नीचे से दिखाई दिया। इस चांदी रात गर्जन जानवर ने न केवल चेन फैन ले की खेती को विफल कर दिया, बल्कि इस चांदी रात गर्जन जानवर की बुद्धिमत्ता भी काफी उच्च थी, क्योंकि इसने गर्जन तालाब के चारों ओर की बाधा को सक्रिय कर दिया, उन चारों को फंसाया जिन्होंने गर्जन तालाब में घुसपैठ की थी। स्पष्ट रूप से उन चारों को मारने का इरादा रखा था, क्योंकि लुयंग के पास एक जीवन रक्षक शिल्पकृति थी जो भागने के लिए बहुत उपयुक्त थी। चेन शिताओ, वांग यूहान और चेन फैन लेई के साथ मिलकर बाधा के एक हिस्से को जबरदस्ती फाड़ दिया, जिससे लुयंग को भागने की अनुमति मिली। हालांकि क्योंकि बाधा गर्जन तालाब के बगल में रखी गई थी, गर्जन बल की एक लगातार आपूर्ति थी, इसलिए अन्य तीनों के पास भागने का समय नहीं था और वे अभी भी फंसे हुए थे। लुयंग के सुदृढ़ीकरण ढूंढने के लिए भागने के बाद से 1 दिन और 1 रात हो गई थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि स्थिति कैसी थी। इतना समय हो गया है, क्या ये थोड़ा देर हो गया है? त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ा सा आह भरी। ऐसा नहीं होगा, लुयंग ने अपना हाथ हिलाया। वरिष्ठ बहन चेन के पास एक शक्तिशाली रक्षात्मक शिल्पकृति है, इसलिए भले ही वह इसे हरा नहीं सकती, वह कुछ समय के लिए पकड़े रहने में सक्षम होनी चाहिए। ओह, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौं उठाए। लुयंग ने समझाने के लिए पहल की, बोलने पर मुझे भाई त्रिपाठी को भी धन्यवाद देना चाहिए। पिछली बार लियुयान रेत क्षेत्र में हमने बहुत सारे संत क्रिस्टल एकत्रित किए। वापस लौटने के बाद हमने उन्हें पंथ को सौंप दिया और बुजुर्गों ने हमें कुछ दुर्लभ शिल्पकृति प्रदान किए। वरिष्ठ बहन चेन को एक नवमहल स्वर्गीय रेशम छाता मिला, जो एक उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी शिल्पकृति है। वरिष्ठ बहन चेन ने इसे पहले ही अपने शरीर में परिष्कृत कर लिया है ताकि वह इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। वह शिल्पकृति जिसे मैंने भागने के लिए उपयोग किया था, वह भी बुजुर्गों द्वारा मुझे प्रदान किया गया था, अन्यथा मेरी ताकत के साथ मैं कैसे भाग सकती थी? तो बात यह है। ये सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति भी थोड़ा आराम कर गए। चूंकि चेन शिताओ के पास उसकी रक्षा के लिए एक उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी रक्षात्मक शिल्पकृति थी, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जब तक वह पहुंचते, वह केवल उनके शवों को एकत्रित करने में सक्षम होंगे, जो काफी त्रासद होगा। गर्जन तालाब का स्थान तीनों की मूल स्थिति के करीब नहीं था, इसलिए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में आधा दिन लग गया। रास्ते में त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने आसपास पर भी करीबी ध्यान दिया, डरते हुए कि कुछ शव सैनिक या शव सेनापति अचानक दिखाई देंगे और उन्हें घेर लेंगे। आखिरकार वह निश्चित नहीं थे कि शव गुफा में विशेष अस्तित्व उनका पीछा करेंगे या नहीं। चेन शिताओ को बचाने के लिए सहमत होना वास्तव में एक निश्चित जोखिम के साथ आया था। जब वे अभी भी गर्जन तालाब से 10 किलोमीटर दूर थे तो लुयंग ने इशारा किया और आश्चर्य में बाहर बुलाया, ये वहाँ है। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ बहन चेन और अन्य वास्तव में सुरक्षित हैं। उन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले ही उस दिशा में विसंगति देखी थी। आसमान में बिजली के बोल्ट चमकते हुए एक बड़ा नीला बादल था। समय समय पर बिजली के 1 या 2 बोल्ट आसमान से गिरेंगे, एक आश्चर्यजनक गति पैदा करते हुए। इस नीले बादल के नीचे एक ऊर्जा ढाल थी जो जमीन को ढक रही थी। हालांकि अंदर की सटीक स्थिति को देखना असंभव था, लड़ाई की आवाजों से निर्णय लेते हुए त्रिपाठी जीवक्ति बता सकते थे कि चेन शिताओ और अन्य मरे नहीं थे, लेकिन उनकी आभा कुछ कमजोर थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने इतने लंबे समय तक बनाए रखा था और अपनी सीमा तक पहुंचने वाले थे। ये देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने संकोच नहीं किया और कहा, चलो चलते हैं। उनकी आकृति चमकी और उन्होंने एक सीधी रेखा में 1000 फुट पार कर लिया। लुयंग भी करीब से पीछा किया। उसी समय उन्होंने अपना मुंह खोला और एक पक्षी की तरह एक मधुर आवाज निकाली। यह आवाज उतार चढ़ाव से भरी हुई थी और एक पक्षी के चहकने की तरह लगती थी, लेकिन इसमें कुछ जानकारी शामिल थी जो बाहरी लोग नहीं ढूंढ सकते थे। उसी समय चेन शिताओ, जो गर्जन तालाब के बगल में पकड़े रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, खुशी से मुस्कुराए और बाहर बुलाया, ये कनिष्ठ बहन लुयंग है।
उन्हें मदद मिली है, हम बच गए हैं। ये सुनकर वांग यूहान और चेन फैन लेई दोनों की भावनाएं बढ़ गईं और उन्होंने जल्दी से आने वाले बिजली के बोल्ट का विरोध करने के लिए अपनी रक्षात्मक शिल्पकृति को धक्का दिया। सौभाग्य से वे तीनों केवल रक्षा करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे और विरोध नहीं कर रहे थे, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक पकड़े रहने में सक्षम नहीं होते। वरिष्ठ बहन चेन। एक पल बाद लू यंग की कोमल आवाज बाहर से बुलाई। चेन शिताओ ने यह सुना और जल्दी से आवाज के स्रोत की ओर अपना सिर मोड़ा, खुशी से पूछते हुए, कनिष्ठ बहन लू यंग, क्या आपको मदद मिली? मैंने वरिष्ठ बहन की उम्मीदों को निराश नहीं किया, मैं भाई त्रिपाठी को यहाँ लाई। लू यंग ने जल्दी से सिर हिलाया। छोटा भाई त्रिपाठी। चेन शिताओ नहीं जानती थी कि हंसना है या रोना। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू यंग ने जो मददगार पाया था वह वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति होंगे। हालांकि उन्हें विश्वास था कि वह महान भाग्य का एक व्यक्ति था, भाग्य का वर्तमान स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। अगर वे बस भाग्य पर भरोसा करते तो वे संभवतः मर जाएंगे। एपिसोड नंबर 1302। ये जानने के बाद कि लू यंग ने जो मददगार पाया था वह वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति थे, चेन शिताओ का मनोदशा अचानक जटिल हो गया और उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि उनका इरादा त्रिपाठी जीवक्ति से दोस्ती करने और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का था ताकि वह भविष्य में उन्हें अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित कर सके, अगर वह इस बाधा को भी पार नहीं कर सकती थी तो बात करने के लिए क्या भविष्य था। त्रिपाठी जीवक्ति केवल एक द्वितीय कोटि संत राजा थे, तो वह यहाँ बाधा को कैसे तोड़ सकते थे और उन तीनों को बचा सकते थे। हालांकि अंत में वह मदद करने के लिए आए थे, इसलिए भले ही चेन शिताओ थोड़ा निराश थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक जैसे वह कृतज्ञता के कुछ शब्द कहने वाली थी, चरम मारपंथ के वांग यूहान ने गुस्से से चिल्लाया, उन्हें यहाँ लाने का क्या मतलब है? हम तीनों ने आपको भागने में मदद करने के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी आप केवल इस एक व्यक्ति को यहाँ लाए। क्या आप हमारे जल्दी मरने की तलाश में हैं? हालांकि वह गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके शब्द अभी भी काफी भारी थे। लू यंग का छोटा चेहरा अचानक पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने वांग यूहान को घूरकर देखा, उनका चेहरा अपराध और असहजता से भरा हुआ था। चेन शिताओ का सुंदर चेहरा दूसरी ओर डूब गया। भाई वांग, क्या आप थोड़ा आगे नहीं जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह किस तरह की जगह है? आमतौर पर भव्य दफन घाटी में कोई नहीं आता है। कनिष्ठ बहन लू यंग का छोटा भाई त्रिपाठी को ढूंढने में सक्षम होना पहले से ही भाग्य का एक स्ट्रोक है, आप और क्या चाहते हैं? उन्होंने सीधे वांग यूहान को डांटा, जिससे उत्तरार्ध का भाव थोड़ा गहरा हो गया। हालांकि उन्होंने खंडन नहीं किया, कोई भी उनकी तिरस्कार देख सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति जो बाहर खड़े थे, अंत में अपनी नजर वहां से हटा ली जहां वह मूल रूप से देख रहे थे और वांग यूहान पर धीरे से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे पक्ष के शब्द स्पष्ट रूप से उनका अपमान कर रहे थे, और हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें सुनकर खुश नहीं थे, उन्होंने उनसे बहस करने की परवाह नहीं की। त्रिपाठी जीवक्ति जिस चीज की परवाह करते थे वह बाधा और अंदर चांदी रात गर्जन जानवर थी। यहाँ बाधा का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी, चूंकि यहाँ एक विशेष गर्जन तालाब था। ये स्पष्ट रूप से प्राचीन यान पंथ का एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। इसे उन लोगों के लिए विशेष रूप से बनाया गया होना चाहिए जो गर्जन विशेषता गुप्त तकनीक या मार्शल कौशल की खेती करते थे। हालांकि चांदी रात गर्जन जानवर ने किसी तरह से यहाँ बाधा खोलने में कामयाब रहा था और चेन शिताओ और अन्य को अंदर फंसा लिया था। चांदी रात गर्जन जानवर मूल रूप से गर्जन विशेषता के साथ एक राक्षस जानवर था और गर्जन तालाब की सहायता से, और तथ्य ये था कि ये प्रतिबंधों के भीतर लड़ रहा था। इसकी शक्ति वास्तव में वैसी ही थी जैसी लू यंग ने कही थी। चांदी रात गर्जन जानवर की उपस्थिति थोड़ी अजीब थी। इसका सिर एक गाय का था, शरीर एक हिरण का था और पूंछ एक तेंदुए की थी। बिजली और तराजू की एक मोटी परत। ये तराजू एक इंसान की हथेली के आकार के थे और पहली नज़र में अविश्वसनीय रूप से कठिन हमले थे। इसके माथे पर दो घुमावदार सींग थे जो बिजली के साथ भी उमड़ रहे थे। अपने विशाल सिर के एक झटके के साथ इसने आकाश में नीले बादलों और ऊपर स्वर्गीय बिजली की शक्ति को आकर्षित किया ताकि वह अपने सींगों पर टूट पड़े। तुरंत बाद इसने अपने सींगों से गोली मार दी और विपरीत पक्ष पर हमला किया। सींगों में कुछ प्रकार की जादुई शक्ति लगती थी जो स्वर्गीय बिजली की शक्ति को बढ़ा सकती थी। समय समय पर चांदी रात गर्जन जानवर अपना मुंह खोलेगा और बिजली के एक गेंद को थूक देगा। बिजली के ये गेंद चेन शिताओ और अन्य में टूट जाते थे और उनके फटने के बाद वे आकाश को बिजली के आग से भर देंगे जो छोटे सांपों की तरह रेंगते थे। उनकी विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक थी और विरोध करना असंभव था। चेन शिताओ का 3 लोगों का समूह वर्तमान में एक बड़े 10 मीटर के छाते के पीछे छिपा हुआ था। ये छाता एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव निकलता था और इसकी सतह बहने वाले रूणों से ढकी हुई थी। ये वह उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी रक्षात्मक शिल्पकृति होना चाहिए जिसे लू यंग ने पहले उल्लेख किया था, नवमहल स्वर्गीय रेशम छाता। जैसे ही गर्जन विशेषता हमले इसके संपर्क में आते थे, उन्हें इस नवमहल स्वर्गीय रेशम छाता की रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जिससे उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक पल के लिए देखा और तुरंत महसूस किया कि अगर ये रक्षात्मक शिल्पकृति नहीं होती तो चेन शिताओ का 3 लोगों का समूह पहले ही अनगिनत बार मर चुका होता। हालांकि इस उत्कृष्ट रक्षात्मक शिल्पकृति के साथ चेन शिताओ चांदी रात गर्जन जानवर के अधिकांश हमलों का सामना करने में सक्षम थी। उन्हें अभी भी एक कठिन स्थिति में मजबूर किया गया था।
दूसरी ओर वांग यूहान के सामने एक रंगीन स्क्रीन थी। ये स्क्रीन भी एक रक्षात्मक शिल्पकृति थी, इसलिए जिन हमलों को चेन शिताओ अवरुद्ध करने में विफल रही वे सभी इस स्क्रीन द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए और बिजली के आग जल्दी से इसके द्वारा अवशोषित हो गए और कुछ अज्ञात जगह पर गायब हो गए। अंतिम एक चेन फैन लेई, हालांकि चांदी रात गर्जन जानवर की तरह था क्योंकि बिजली के आग उसके शरीर के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। उन्होंने कोई रक्षात्मक आंदोलन नहीं किया और इसके बजाय बस बिखरे हुए गर्जन विशेषता ऊर्जा को अपने पेट में निगल लिया। तीनों में से वह सबसे आरामदायक दिखाई दिए। ऐसा था जैसे बिखरे हुए बिजली के आग न केवल उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते थे, उन्होंने वास्तव में उनकी शक्ति को बढ़ाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस युवक पर अधिक ध्यान देने में मदद नहीं कर सके। अपने दिल में उन्होंने फैसला किया कि इस युवक के पास या तो एक विशेष शारीरिक क्षमता थी या उसने किसी प्रकार की असाधारण गुप्त तकनीक की खेती की थी। उनकी आत्मा भी पहले जैसी ही थी, उनकी आंखें चमकती थीं जैसे कि वह जीवन शक्ति से भरे हुए हों। वे तीनों चांदी रात गर्जन जानवर के हमले से रक्षा कर रहे थे, इसलिए वे किसी भी तत्काल खतरे में नहीं थे। लेकिन अगर वे इस तरह जारी रखते तो एक बार जब चेन शिताओ और वांग यूहान की संत शक्ति खत्म हो जाती तो ये केवल समय की बात होगी, इससे पहले कि उन तीनों को हरा दिया जाए और मार दिया जाए। भले ही चेन फैन लेई के पास एक विशेष शारीरिक क्षमता और गुप्त तकनीक थी, वह जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। छोटा भाई त्रिपाठी, चेन शिताओ ने बाहर बुलाने का अवसर लिया। अगर आपके पास कोई तरीका है तो उन्हें जल्दी से उपयोग करें, हम अब और ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रह पाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती को जगह पर खड़े हुए देखकर बिना हिले, न तो मदद करते हुए और न ही तुरंत छोड़ते हुए, वह स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से कहा, एक पल रुको। चेन शिताओ का भाव कड़वा हो गया, लेकिन उन्होंने अब और आग्रह नहीं किया। दूसरी ओर वांग यूहान ने ठंड से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरकर देखा, लगभग सोचते हुए कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती मदद नहीं करना चाहते तो उन्हें बस भाग जाना चाहिए। लू यंग भी चिंतित हो गई और लड़ाई में शामिल हो गई, लेकिन वह बाधा के बाहर अवरुद्ध थी और केवल इसे तोड़कर देख सकती थी कि क्या कोई मौका है कि वह इसे तोड़ सकती है। त्रिपाठी जीवप्ती के अलावा किसी ने ध्यान नहीं दिया कि त्रिपाठी ज्वलन ने गुप्त रूप से कार्रवाई की थी। इस बाधा को तोड़ना स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी ज्वलन पर छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से काम नहीं किया। यह बाधा पहली नज़र में स्पष्ट रूप से असाधारण थी और गर्जन तालाब के साथ इसके ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हुए इसे जबरदस्ती थोड़े समय में नहीं तोड़ा जा सकता था, तो त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी ज्वलन ने अचानक फुसफुसाया, आप अब शुरू कर सकते हैं। इस बाधा को तोड़ने में मुझे कुछ समय लगेगा। मुझे डर है कि यह उतना तेज नहीं होगा जितना आप सीधे हमला करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इसके ऊर्जा स्रोत को स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए आपको बस हमला करने की जरूरत है। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और 100 पहाड़ों की तस्वीर को फिर से बुलाया, लेकिन यह समय तब से अलग था जब उन्होंने चेन शिताओ और अन्य को बचाया था। जैसे ही 100 पहाड़ों की तस्वीर दिखाई दी, 20 प्रेत पहाड़ उड़ गए, प्रत्येक पिछले से बड़ा था, और त्रिपाठी जीवप्ती के आग्रह के तहत उन्होंने बाधा की ओर निर्दयता से मारा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उनके पास किस तरह का कौशल था, लेकिन ये पता चलता है कि वह बस क्रूर शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं। बहन चेन, हम इस छोटे बच्चे पर अपनी उम्मीदें नहीं लगा सकते। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम खुद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। त्रिपाठी जीवप्ती को पिछली बार की तरह ही तरीका उपयोग करते हुए देखकर वांग यूहान मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सके। क्या वह नहीं देख सकते कि इस गर्जन तालाब के समर्थन के साथ इस बाधा को क्रूर शक्ति से नहीं तोड़ा जा सकता। चेन शिताओ ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें भी लगा कि त्रिपाठी जीवप्ती के कार्य थोड़े लापरवाह थे, लेकिन वांग यूहान के शब्दों ने अभी भी उन्हें असहज महसूस कराया, इसलिए उनका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया और उन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने बात की, भ्रामक पहाड़ की चोटियां महान गति के साथ बाधा में टकरा गईं, जिससे वह कांपने लगा। उसी समय बिजली कुंड में गर्जन और बिजली की शक्ति उमड़ पड़ी ताकि बाधा की ऊर्जा की पूर्ति की जा सके। चेन शिताओ और वांग यूहान ने इस स्थिति को अनगिनत बार देखा था, और यह ठीक इसी बिंदु को समझने के कारण था कि उन्होंने बाधा पर हमला करने में कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं की। गर्जन की शक्ति के कारण इस बाधा को तोड़ना उनके लिए लगभग असंभव था। हालांकि जिस चीज ने उन्हें बेहद हैरान कर दिया वह ये था कि बिजली कुंड से उमड़ती हुई बिजली की शक्ति केवल एक पल के लिए बाधा पर घूमती रही, इससे पहले कि यह कुछ अज्ञात कारणों से बाहर स्थानांतरित हो गई। जहां तक बाधा का संबंध था, इसे कोई पूर्ति नहीं मिली। जहां तक आंख देख सकती थी, प्रतिबंध की परिधि पर वहां कुछ ऐसा था जो वहां खड़ी मृत लकड़ी के एक टुकड़े जैसा लगता था। सभी बिजली ऊर्जा जो दूर स्थानांतरित हो गई थी, वह मृत लकड़ी के इस टुकड़े में उमड़ पड़ी थी और फिर जमीन में गायब हो गई। इससे वे दोनों हैरान और खुश हुए, यह नहीं जानते हुए कि एक तुच्छ मृत लकड़ी का टुकड़ा ऐसी जादुई भूमिका कैसे निभा सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती को भी पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उन्हें त्रिपाठी ज्वलन पर पूरा भरोसा था। ये देखकर कि शक्ति स्थानांतरित करने का ये तरीका वास्तव में प्रभावी था, उन्होंने बाधा को तोड़ना जारी रखने के लिए 100 पहाड़ों की तस्वीर की शक्ति को आग्रह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अब और यहाँ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को पीछे नहीं हटाया। 100 पहाड़ों की तस्वीर की शक्ति पिछली बार की तुलना में कई गुना अधिक भयानक थी, जिससे चेन शिताओ गुप्त रूप से चौंक गई। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि त्रिपाठी जीवप्ती पिछली बार अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा छिपा रहे थे।
जबकि त्रिपाठी जीवक्ति बाधा को तोड़ रहे थे। अंदर चांदीरात गर्जन जानवर स्पष्ट रूप से बस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। कुछ गलत होने पर ध्यान देने के बाद इसने एक दहाड़ निकाली जो एक गाय की दहाड़ और एक बाघ की दहाड़ जैसी लगती थी। तुरंत आकाश में नीले बादल चले गए और एक बिजली का बोल्ट जो एक इंसान के पैर से अधिक मोटा था निकल गया। चांदीरात गर्जन जानवर के दो सींगों से टकराया। दो सींग चमकदार ढंग से चमके क्योंकि पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली बिजली का एक बोल्ट त्रिपाठी जीवक्ति की ओर गोली मार दिया। छोटा भाई त्रिपाठी, सावधान रहो, चेन शिताओ ने एक चेतावनी चिल्लाई। वह इस हमले की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर उनके पास नवमहल स्वर्गीय रेशम छाता नहीं होता तो उन्होंने इसे सामने से लेने की हिम्मत नहीं की होती। त्रिपाठी जीवक्ति केवल एक द्वितीय कोटि संत राजा थे, इसलिए अगर उन्हें मारा गया तो वह संभवतः एक पल में राख में कम हो जाएंगे। जिस चीज ने उन्हें हैरान किया वह ये था कि हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने उनकी चेतावनी सुनी, वह जगह पर खड़े रहे और हिले नहीं। इसके बजाय उनके सामने एक बैंगनी ढाल दिखाई दिया और इस ढाल से अचानक पवन और पृथ्वी शक्ति का एक विस्फोट उमड़ पड़ा। एक बड़ा रेगिस्तानी तूफान बना जो त्रिपाठी जीवक्ति के सामने अवरुद्ध हो गया। एक तड़क आवाज के साथ बिजली रेगिस्तानी तूफान में प्रवेश कर गई, लेकिन रेगिस्तानी तूफान द्वारा अवरुद्ध कर दी गई। इसे गायब होने में केवल एक पल लगा बिना किसी निशान के। एक उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी रक्षात्मक शिल्पकृति। वांग यूहान ने कुछ ईर्ष्या के साथ ढाल को घूरते हुए बुदबुदाया। वह चरममार पंथ का एक शिष्य था और उनके पास एक तृतीय कोटि संत राजा खेती थी, लेकिन अब तक वह एक उत्पत्ति कोटि मध्यम श्रेणी शिल्पकृति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए थे। चेन शिताओ का एक प्राप्त करने में सक्षम होना पंथ के एक बुजुर्ग का एक इनाम था, तो इस यांग उपनाम वाले व्यक्ति ने ऐसी उच्च श्रेणी शिल्पकृति कहाँ से प्राप्त की। इसके अलावा इस शिल्पकृति की रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए यह नवमहल स्वर्गीय रेशम छाता से भी बुरा नहीं लगता था। अपने पास मौजूद शिल्पकृति की तुलना करते हुए वांग यूहान ने अचानक महसूस किया कि वह काफी गरीब थे और थोड़ा नाराज महसूस करने में मदद नहीं कर सके। त्रिपाठी जीवक्ति बाहर से बाधा पर हमला कर रहे हैं, जबकि त्रिपाठी ज्वलन गुप्त रूप से बाधा के ऊर्जा स्रोत को स्थानांतरित कर रही है। क्या वे बाधा को तोड़ पाएंगे और अंदर के लोगों को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए एपिसोड नंबर 1303। ठीक जैसे वांग यूहान ईर्ष्या से त्रिपाठी जीवक्ति की शिल्पकृति को देख रहे थे, चांदीरात गर्जन जानवर ने एक धीमी दहाड़ निकाली, जैसे कि अभी उसके हमले की विफलता ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। इसने चेन शिताओ और अन्य से निपटने के लिए केवल आधी ऊर्जा का उपयोग किया, जबकि अन्य आधे को त्रिपाठी जीवक्ति पर केंद्रित करते हुए इसके सिर पर दो सींग बिजली के साथ चमकते हुए क्योंकि इसने अपना मुंह चौड़ा खोला, एक गरजती दहाड़ जारी की। इसने चेन शिताओ और अन्य को अत्यधिक खुश कर दिया, क्योंकि उनके पक्ष पर दबाव अचानक बहुत कम हो गया था। उन पर दबाव डालने वाले हमलों में से आधे को अब त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा मोड़ दिया जा रहा था। उन तीनों ने एक दूसरे पर देखा, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति के प्रयासों को बर्बाद नहीं किया। चेन शिताओ ने रक्षा करने के लिए अपने नवमहल स्वर्गीय रेशम छाता का उपयोग करना जारी रखा, जबकि वांग यूहान और चेन फैन ली ने अपनी आक्रामक शिल्पकृति को बुलाया और उन्हें उस बाधा की ओर धकेल दिया जिसने उन्हें फंसाया था। एक समय के लिए गर्जन तालाब के आसपास का क्षेत्र बहुत जीवंत हो गया, क्योंकि सभी प्रकार के संत शक्ति फूट पड़े और कई शिल्पकृति की शक्ति प्रदर्शित की गई। वांग यूहान और चेन फैन लेई दोनों का चरम मार्ग पंथ में कुछ दर्जा था, इसलिए उनके पास मौजूद शिल्पकृति की श्रेणी स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी। हालांकि उनके पास एक उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी शिल्पकृति नहीं थी, वे एक या दो उत्पत्ति कोटि निम्न श्रेणी शिल्पकृति पहनने के लिए योग्य थे। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए उनके चारों ओर बाधा थोड़े समय में डगमगाने लगी। ये दृश्य देखकर उन दोनों को पता चला कि सफलता या विफलता इस पर निर्भर करेगी, इसलिए उन्होंने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। यूयन भी प्रोत्साहित लगती थी और उन्होंने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। बाधा के बाहर त्रिपाठी जीवक्ति के पास अपने बैंगनी ढाल का संरक्षण था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चांदीरात गर्जन जानवर की लंबी दूरी के हमलों से डरते नहीं थे। ये देखने के बाद कि उन्होंने राक्षस जानवर का अधिकांश ध्यान आकर्षित किया था, उन्होंने 100 पहाड़ों की तस्वीर की शक्ति को सीमा तक धकेल दिया, अपनी संत शक्ति को एक के बाद एक भ्रामक पहाड़ की चोटियों में डालते हुए। लोगों के इस समूह ने अंदर और बाहर से एक साथ काम किया। 10 साल के समय में कम गर्जन विशेषता बाधा जिसके खिलाफ चेन शिताओ और अन्य असहाय थे, वास्तव में धुंधली हो गई और एक मकड़ी के जाल की तरह दरार डालना शुरू कर दिया, जैसे कि यह किसी भी पल ढह जाएगा। जब वांग यूहान ने ये देखा तो उन्हें पता चला कि ये दिखावा करने का एक अच्छा अवसर था, इसलिए अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने अपनी पकड़ में एक नीली तलवार बुलाई और उसे अपने सामने पकड़ लिया। फिर उन्होंने अपनी जीभ की नोक काटी। नीली तलवार की ओर खून का एक घूंट थूकते हुए नीली तलवार का ब्लेड कांप उठा, जैसे कि इसे वांग यूहान द्वारा जीवन दिया गया था। ऐसा था जैसे वह अपनी बाधाओं से मुक्त होना चाहती थी और दूर उड़ जाना चाहती थी। जहां तक वांग यूहान का सवाल था, खून के एक घूंट को थूकने के बाद उनके चेहरे पर एक असामान्य लालिमा चमक उठी। स्पष्ट रूप से उन्हें उस जाल के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी जो वह उपयोग करने वाले थे। जैसे ही उनकी तलवार भनभनाई, वांग यूहान की आभा पागलपन से बढ़ गई। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी तलवार हिलाई और तलवार से एक तलवार प्रकाश प्रतिबंध की ओर निकल गया। जैसे ही तलवार लहर हवा में सीटी बजाए, वांग यूहान खुद भी इसमें लिपटे हुए थे, जिससे उन्हें अपनी तलवार के साथ एक होने की एक फीकी भावना मिलती थी।
पलक झपकते ही वह बाधा के ऊपर पहुंच गए, और जैसे ही वह इसके संपर्क में आए, बाधा पर अनगिनत छोटे बिजली के आग दिखाई दिए और तलवार लहर की ओर गोली मार दी। एक ठंडी सांस बची, तलवार से एक हिंसक भनभनाहट आवाज के साथ। बिजली और तलवार प्रकाश टकराए, और एक पल के लिए वे एक गतिरोध में थे। दो पूरी तरह से अलग प्रकार की ऊर्जा टकराए और एक दूसरे के साथ पिघल गई, और शून्य में धातु की खरोंच की आवाज गूंज उठी। ये गतिरोध केवल एक पल के लिए चला, इससे पहले कि वांग यूहान ने अचानक दहाड़ दी, मेरे लिए तोड़ो। जैसे ही उनकी आवाज गिर गई, तलवार लहर अचानक निकल गई और बाधा में एक बड़ा छेद फाड़ दिया। बिजली कुछ बार चमकी, और एक कुरकुरा दरार के साथ गर्जन तालाब के चारों ओर बाधा आखिरकार टूट गई। त्रिपाठी जीवप्ती के हमला करने के बाद 20 सांस का समय भी नहीं बीता था। एक तरफ यह इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और पूरी तरह से बाहर हो गए थे, लेकिन दूसरी ओर यह भी इसलिए था क्योंकि चेनशी ताओ और अन्य साधारण संत राजा क्षेत्र साधक नहीं थे। वे सभी अपने संबंधित पंथों के अभिजात वर्ग थे, इसलिए चाहे वह संत शक्ति घनत्व या घनत्व के मामले में हो, वे उसी क्षेत्र में साधारण साधक से कहीं अधिक थे। इसके अलावा ये बाधा केवल चांदी रात गर्जन जानवर द्वारा खोला गया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह इसे खोलना क्यों जानता था, इसने स्पष्ट रूप से इसे कैसे बदलना है यह नहीं समझा था और अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं रहा था। अन्यथा भले ही सभी ने एक साथ काम किया होता, तो इस बाधा को वास्तव में तोड़ने में उन्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता। जिस पल बाधा टूट गई, चेनशी ताओ और उनके भाई बाहर निकल गए, अब जगह पर रहने को तैयार नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ बचे हुए डर महसूस कर रहे थे। वांग यूहान दूसरी ओर अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट रूप के साथ आकाश से उतरते हुए दिल से हंसे। उनके हाथ में नीली तलवार चमकी, इससे पहले कि वह अपने शरीर में वापस आ गई और तुरंत एक गूढ़ रूप धारण कर लिया, जैसे कि वह दूसरों की प्रशंसा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चेन फैन लेई ने पूजा की एक नज़र से उनकी ओर देखा और ईमानदारी से कहा, बड़े भाई वास्तव में अद्भुत हैं। उनके कनिष्ठ भाई का इतना सहयोगी होना स्वाभाविक रूप से वांग यूहान को और भी खुश कर दिया। हालांकि उन्होंने विनम्रता के कुछ शब्द बोले, उनकी आंखें लगातार त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देख रही थी जिसमें उत्तेजना का संकेत था। क्या खुश होने में बहुत जल्दी नहीं है? चेनशी ताओ ने वांग यूहान के सिर पर ठंडा पानी छिड़का क्योंकि उन्होंने मध्य हवा में तैरते हुए क्रोधित चांदी रात गर्जन जानवर की ओर गंभीरता से घूर कर देखा। ऐसा लगता था कि बाधा को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए चांदी रात गर्जन जानवर की दानवी शक्ति इस पल में आकाश तक बढ़ गई और आकाश में नीले बादल फीके रूप से एक भयानक दबाव उत्सर्जित करते थे जो इसकी दानवी शक्ति के साथ गूंजता था, एक भयानक माहौल पैदा करता था। वांग यूहान का चेहरा सिकुड़ गया क्योंकि उन्होंने आकस्मिक रूप से कहा, कनिष्ठ बहन चेन, आश्वस्त रहें, सभी को पहले पकड़ा गया था और इस चीज की बाधा से फंसाया गया था, अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। अब जब हम भाग गए हैं तो हम स्वाभाविक रूप से इसे और अधिक मौके नहीं देंगे। कनिष्ठ भाई, मेरे साथ आओ और इसके कौशल को आजमाओ। अच्छा, चेन फैन लेई का चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने बिना किसी संकोच के जोर से सिर हिलाया। इससे पहले कि चेन शिताओ कुछ और कह सकती, चरम मार्ग पंथ के दो भाई भागकर ऊपर चले गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाई लेकिन उन्हें रोकने की परवाह नहीं की। वह इस बार यहाँ आए थे क्योंकि लू यंग ने उनसे मदद मांगी थी और क्योंकि उन्हें अपनी त्रिपाठी ज्वलन का इलाज करने के लिए गर्जन तालाब से गर्जन तरल की जरूरत थी। जहाँ तक इन लोगों के जीने या मरने का सवाल था, यह उनका फैसला नहीं था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या वांग यूहान ने अपना दिमाग खो दिया था। एक उत्पत्ति लौटना क्षेत्र राक्षस जानवर का सामना करते हुए उन्होंने वास्तव में इसे कम आंकने की हिम्मत की। उनकी ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अंदाजा लगाया कि वह उस तरह के साधक थे जो अपना अधिकांश समय पंथ में खेती करने में बिताते थे और शायद ही कभी दूसरों के साथ लड़ते थे। इस तरह के व्यक्ति के पास आमतौर पर अच्छी खेती होती थी, लेकिन जब एक वास्तविक लड़ाई की बात आई तो उनमें मारने या अपने जीवन को बचाने की क्षमता की कमी थी। इसके अलावा वे स्थिति के अनुकूलन कैसे करना है यह नहीं जानते थे और आसानी से दिखावे से भ्रमित हो जाते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा कि वह और चेन फैन लेई निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान उठाएंगे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए वांग यूहान और चेन फैन लेई ने सामने से चांदी रात गर्जन जानवर से मिलने के बाद उन्होंने वास्तव में एक अनुशासित तरीके से लड़ाई की, पूरी तरह से त्रिपाठी जीवप्ती ने जो कल्पना की थी उसके विपरीत। वे दोनों साधक थे जिनके पास कोई लड़ाई का अनुभव नहीं था। वांग यूहान का लड़ाई का अनुभव उत्कृष्ट था और स्थिति के अनुकूलन करने की उनकी क्षमता भी काफी उत्कृष्ट थी। हालांकि वह और चेन फैन लेई चांदी रात गर्जन जानवर को कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी गतिविधि अत्यंत लचीली थी और चाहे वह उनकी शिल्पकृति का उपयोग हो या उनके मार्शल कौशल का उपयोग, वे सभी पूरी तरह से निष्पादित किए गए। चांदी रात गर्जन जानवर उन दोनों को कुछ नहीं कर सका। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया क्योंकि उन्होंने समझा कि चूंकि इन दोनों ने ऊपर जाने की हिम्मत की तो उनमें आत्मविश्वास का एक निश्चित स्तर था। जहां तक चेन शिताओ का सवाल था, थोड़ी देर के लिए चिंता से स्थिति देखने के बाद उन्होंने भी आराम किया और उनकी सुंदर आंखों की जोड़ी में एक अजीब प्रकाश चमका, स्पष्ट रूप से इस जानवर को मारने और इसके कोर को हथियाने के बारे में सोचते हुए। एक 9वीं कोटि राक्षस जानवर का राक्षस कोर, और वह भी एक चांदी रात गर्जन जानवर का, अत्यंत मूल्यवान था। चाहे वह रसायन विद्या या शिल्पकृति परिष्कृत के लिए उपयोग किया गया हो, वहां कई लोग थे जिन्हें इसकी जरूरत थी।
इससे भी अधिक, इस राक्षस जानवर को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री भी स्पष्ट रूप से मूल्यवान थी। ऐसा लगता था कि वे पहले आत्मिक सारणी से फंसे हुए थे, इसलिए वांग यूहान और चेन फैन लेई काफी गुस्से में आ गए थे। इसलिए अब जब वे मुक्त थे तो उन्होंने इस चांदी रात गर्जन जानवर के खिलाफ भीषण लड़ाई शुरू कर दी। भाई और चेन फैन लेई का टीमवर्क त्रुटिहीन था, एक हमला कर रहा था जबकि दूसरा रक्षा कर रहा था, लगभग अपने हाथों की हथेली में चांदी रात गर्जन जानवर के साथ खेलते हुए। इस आत्मिक सारणी के संरक्षण के बिना चांदी रात गर्जन जानवर वास्तव में इस लड़ाई में एक मामूली नुकसान में गिर गया। अगर यह इसके शरीर को ढकने वाले हथेली के आकार के तराजू के लिए नहीं होता तो यह संभवतः गंभीर रूप से घायल हो गया होता। इससे वांग यूहान और चेन फैन लेई खुश हुए, जिससे वे और भी अधिक क्रूर हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने इन चारों के विचारों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय त्रिपाठी ज्वलन यून को संकेत दिया। त्रिपाठी ज्वलन यून ने यह देखा और धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह जल्दी से गर्जन तालाब की ओर उड़ गई। एक विशेष कंटेनर निकालकर उसमें अपनी सर्द शक्ति डालकर और गर्जन तालाब से गर्जन तरल एकत्रित करना शुरू कर दिया। इस गर्जन तालाब ने एक बड़े क्षेत्र को कवर नहीं किया, केवल व्यास में लगभग 300 मीटर, लेकिन ये तिलहीन लगता था। इस गर्जन तालाब में बहने वाला तरल भी साधारण तरल नहीं था, बल्कि एक था जिसमें बड़ी मात्रा में गर्जन विशेषता ऊर्जा थी। इस प्रकार के गर्जन तालाब को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता था। जब तक कुछ ऐसा जो स्वर्गीय गर्जन को आकर्षित कर सकता था यहाँ रखा जाता था और इस गर्जन तालाब की शक्ति को संरक्षित करने के लिए कुछ बाधाएं स्थापित की जाती थीं। कुछ दर्जन सालों या यहाँ तक कि 100 सालों के बाद इस गर्जन तालाब का एक प्रोटोटाइप बनाया जा सकता था। अगर इस अवधि के दौरान कुछ गर्जन विशेषता जड़ी बूटियां जोड़ी जाती तो इस गर्जन तालाब के गठन में तेजी लाई जा सकती थी। वहां गर्जन तालाब भी थे जो स्वाभाविक रूप से बने थे। इस प्रकार के गर्जन तालाब बेहद दुर्लभ थे, लेकिन वे एक साधक के लिए बहुत लाभदायक थे जो एक गर्जन विशेषता गुप्त तकनीक या मार्शल कौशल की खेती करता था। भव्य दफन घाटी में ये गर्जन तालाब मूल रूप से प्राचीन यान पंथ का था, इसलिए कई साधक इसकी उपस्थिति के बारे में जानते थे, अन्यथा चेन शिताओ और अन्य यहाँ नहीं आए होते। हालांकि उनमें से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस गर्जन तालाब के नीचे वास्तव में वहां एक चांदी रात गर्जन जानवर रहता होगा। इससे भी अधिक, यह अचानक दिखाई दिया था जबकि चेन फैन लेई अपनी गुप्त तकनीक की खेती कर रहे थे। अगर यह चांदी रात गर्जन जानवर के लिए नहीं होता जो केवल हाल ही में 9वीं कोटि में टूट गया था, तो वे इस बार बड़ी मुसीबत में होते। फिर भी अब भागने में सक्षम होना सब त्रिपाठी जीवप्ती के समय पर आगमन के कारण था। वांग यूहान और चेन फैन लेई चांदी रात गर्जन जानवर के साथ उलझे हुए थे, जिससे त्रिपाठी ज्वलन यून को अवसर मिला कि वह गर्जन तरल एकत्रित कर सके। त्रिपाठी जीवप्ती इस व्यवस्था से काफी खुश थे। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या वे चारों गर्जन तरल एकत्रित करने के बाद गर्जन जानवर से लड़ने के लिए यहाँ रहेंगे, वह त्रिपाठी जीवप्ती की चिंता नहीं थी। अभी वह बस इस खतरनाक जगह से जितना हो सके दूर जाना चाहते थे। ऊपर भीषण लड़ाई और अधिक भीषण होती दिखाई दे रही थी। लड़ाई के दौरान चांदी रात गर्जन जानवर ने एक दहाड़ निकाली और अपने मुंह से फिर से बिजली का एक गेंद फूंक दिया, चेन फैन लेई और वांग यूहान के चारों ओर विस्फोट करते हुए। हालांकि बिजली के ये गेंद उन्हें चोट पहुंचाने में विफल रहे, उन्होंने अभी भी उन्हें खुद को बचाने के लिए मजबूर किया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए चांदी रात गर्जन जानवर अचानक मध्य हवा में चलना बंद कर दिया। इसने अपना विशाल सिर उठाया और एक लगातार दहाड़ निकाली। दहाड़ अद्वितीय क्रोध के साथ मिली हुई थी। क्या चांदी रात गर्जन जानवर की यह अंतिम दहाड़ लड़ाई का रुख बदल देगी? क्या त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी ज्वलन गर्जन तरल एकत्रित करने और भागने में सक्षम होंगे? एपिसोड नंबर 1304। बिजली जानवर की धीमी दहाड़ के साथ आकाश में नीले बादल किसी चीज से आकर्षित होते दिखाई दिए, मरोड़ते और घूमते हुए। इसके तुरंत बाद सभी की हैरान आंखों के सामने नीले बादल वास्तव में एक उल्टे फनल के आकार में बदल गए, पागलपन से चांदी रात गर्जन जानवर में डूब गए। केवल 3 सांस के समय के बाद आकाश को ढकने वाला नीला बादल गायब हो गया। ये सब चांदी रात गर्जन जानवर के शरीर में अवशोषित हो गया। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकुचित हो गईं और उनके बाल खड़े हो गए। हालांकि चांदी रात गर्जन जानवर थोड़ा सा भी बदला हुआ नहीं लगता था, उन्होंने इससे निकलने वाली एक खतरनाक आभा को धीरे से महसूस किया। उस पल वांग यूहान और चेन फैन लेई, जिन्होंने मूल रूप से चांदी रात गर्जन जानवर को अचल रहते हुए देखा था और इसे मारने के लिए दौड़ना चाहते थे, वे भी इस राक्षस जानवर की ओर दौड़े। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों किसी भी तरह के मारने वाले चाल का उपयोग कर सके, चांदी रात गर्जन जानवर ने अचानक अपनी विशाल आंखों से उन्हें घूर कर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और उपहास का एक संकेत चमकता था। अगले पल चांदी रात गर्जन जानवर से अचानक एक भयानक दबाव फूट पड़ा, जैसे कि इसने अभी नीले बादल को अवशोषित कर लिया था। इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। यह इस क्षण तक नहीं था कि वांग यूहान ने आखिरकार महसूस किया कि कुछ गलत था और चिल्लाया, अच्छा नहीं। उनका आंकड़ा चमका और हथेली के आकार के प्रिज्मेटिक ऊर्जा ढालों की एक श्रृंखला अचानक उनके शरीर से बाहर निकल गई, उनके चारों ओर एक घनी सरनी बनाई। चेन फैन लेई को भी एहसास हुआ कि स्थिति ने एक बदतर मोड़ लिया था और उनके शरीर के चारों ओर बिजली की एक चमक दिखाई दी, जैसे कि वह बिजली का एक कवच पहन रहे थे, जिससे उन्हें एक भयंकर उपस्थिति मिली। हालांकि चांदी रात गर्जन जानवर ने इस पर एक अंधा आंख फेर लिया और उसका आंकड़ा चमका, बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था।
अगले पल वांग यूहान की ग्रंथ और चेन फैन लेई की दहाड़ एक ही समय में बजी, क्योंकि उन दोनों को एक महान शक्ति द्वारा आकाश से नीचे गिरा दिया गया था। वांग यूहान के शरीर के चारों ओर अनगिनत प्रिज्मेटिक ऊर्जा धाल धूल में फूट पड़े और चेन फैन लेई का गर्जन युद्ध कवच तुरंत धुंधला हो गया। ये स्पष्ट था कि उन दोनों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए थे और उन दोनों ने एक ही समय में खून का एक घूंट खांसा, स्पष्ट रूप से भारी चोटों का सामना करते हुए। ये सब पलक झपकते ही हुआ, जिससे चेन शे और ताओनू, जो नीचे से देख रहे थे, पीले पड़ गए। उन दोनों ने भयभीत होकर चिल्लाया। कार्रवाई करने के उनके सभी इरादे तुरंत बुझ गए और वे सभी 2 दर्जन जानवरों में से एक से मिलने के लिए दौड़ पड़े, अपनी चोटों की जांच करने की तैयारी करते हुए। हवा में एक जानवर छाया चमकी। चांदी रात गर्जन जानवर जो पहले गायब हो गया था वह एक बार फिर दिखाई दिया। इस बार इसने बिजली कुंड के बगल में खड़ी थी और बिजली तरल एकत्रित कर रही थी। त्रिपाठी ज्वलन पर ठंड से देखा। जानवर की आंखों में गुस्से का एक निशान चमका। इसका शरीर डगमगाया और फिर से गायब हो गया। इसकी शक्ति निश्चित रूप से आकाश में नीले बादल को अवशोषित करने के बाद इसकी शक्ति जबरदस्त रूप से बढ़ गई। त्रिपाठी ज्वलन बिना हिले जगह पर खड़ी रही, लेकिन उन्होंने सहज रूप से खतरे का एक निशान महसूस किया। उनके शरीर की सतह लाल चमकी और सुरक्षा की एक परत तुरंत बन गई। लगभग उसी समय ये सुरक्षा की परत दिखाई दी, ये ढह गई। शून्य में एक चांदी रात गर्जन जानवर की छाया धीरे से पहचानी जा सकती थी। यह इतना तेज था कि त्रिपाठी ज्वलन मुश्किल से इसे देख सकी। उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गई। ठीक जैसे चांदी रात गर्जन जानवर उन्हें मारने वाला था, त्रिपाठी जीवक्ति अचानक त्रिपाठी ज्वलन के सामने दिखाई दिए, एक दानवी ज्वाला में लिपटे हुए एक मुट्ठी के साथ पहुंचते हुए और शून्य को मुक्का मारते हुए। एक जोरदार धमाके के साथ त्रिपाठी जीवक्ति का आंकड़ा पीछे की ओर उड़ गया, जगह पर खड़ी त्रिपाठी ज्वलन को पकड़ते हुए। चांदी रात गर्जन जानवर जो गायब हो गया था वह एक दहाड़ के साथ फिर से दिखाई दिया। ये स्थिर खड़े होने में असमर्थ लगता था। इसका विशाल शरीर पीछे की ओर डगमगाता हुआ, क्योंकि इसके 4 शक्तिशाली पंजे ने हवा में दृश्य निशान छोड़ दिए। जैसे ही यह स्थिर हुआ, इसने एक दहाड़ निकाली और बिजली का एक विशाल गेंद तुरंत इसके मुंह में बन गया। अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए बिजली का गेंद त्रिपाठी जीवक्ति की ओर गोली मार दिया। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गंभीर था, क्योंकि उनके उंगलियों से एक सुनहरा धागा निकल गया। पलक झपकते ही यह एक सुनहरे जाल में बदल गया, जिसने आकाश को ढक लिया, बिजली के गेंद को घेर लिया और इसे मनमाने ढंग से काट दिया। इससे पहले कि बिजली का गेंद उन तक पहुंच सके, ये एक बाहरी शक्ति के प्रभाव में विस्फोट हो गया। अनगिनत छोटे बिजली के सांप इससे बाहर निकल गए और दुनिया में बिखर गए। सुनहरा धागा बिजली के सांपों के उमड़ते हुए क्षेत्र से गुजर गया और सीधे चांदी रात गर्जन जानवर पर हमला किया, एक तेज तलवार की तरह उसके शरीर की ओर वार किया। एक नर्म आवाज के साथ चांदी रात गर्जन जानवर के शरीर की सतह चकाचौंध चिंगारी के साथ खिली। अतुलनीय रूप से तेज सुनहरे धागे वास्तव में सीधे चांदी रात गर्जन जानवर के शरीर में घुसने में असमर्थ थे। इसके बजाय उन्हें जानवर के शरीर की सतह पर तराजू द्वारा रोक दिया गया था। वे पूरी तरह से अपनी गति खोने से पहले केवल 3 इंच से कम घुसने में सक्षम थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसकी अपेक्षा की होने लगता था और ठंड से चांदी रात गर्जन जानवर को घूरकर देखा। उनकी आंखों में एक कली कमल दिखाई दिया। ये चांदी रात गर्जन जानवर काफी असाधारण था और इसकी खेती त्रिपाठी जीवक्ति से कहीं अधिक थी। अगर त्रिपाठी जीवक्ति इस लड़ाई को जल्दी से समाप्त करना चाहते थे तो वह केवल अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर सकते थे। जब चांदी रात गर्जन जानवर ने इस कमल को देखा तो इसने सहज रूप से खतरे की एक भावना महसूस की और इसकी आंखों में घबराहट का एक रूप दिखाई दिया। इसने त्रिपाठी जीवक्ति को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की और इसका आंकड़ा चमका, क्योंकि यह गर्जन तालाब में भाग गया और गायब हो गया। गर्जन तालाब लहराया और एक बार फिर शांत हो गया। ये वास्तव में लड़े बिना भाग गया, जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत हैरान कर दिया। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। ईमानदारी से कहें, वह इस समय चांदी रात गर्जन जानवर से लड़ने को तैयार नहीं थे। चूंकि दूसरे पक्ष ने पीछे हटना था, यह निस्संदेह वह परिणाम था जो वह चाहते थे। अगर यह कोई अन्य समय होता तो त्रिपाठी जीवक्ति इस 9वीं कोटि गर्जन जानवर को जाने नहीं देते। दूसरी ओर चेन शे और ताओ नू ने अभी घायल वांग यूहान और चेन फैन लेई को जमीन से उठाने में मदद की थी, जब उन्होंने देखा कि चांदी रात गर्जन जानवर शर्मिंदगी में भाग रहा था। इस दृश्य ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि त्रिपाठी जीवक्ति ने वास्तव में ऐसे राक्षस जानवर को डराने के लिए क्या किया था। एक दूसरे पर देखा, वे सभी थोड़ा हैरान थे। उस पल त्रिपाठी ज्वलन ने अचानक त्रिपाठी जीवक्ति को कुछ सौंपा और उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ये सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति ने पीले वांग यूहान पर सोच समझ कर देखा। उनके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, क्योंकि उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। वांग यूहान को अकारण त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा घूरकर देखा गया, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी कायरता नहीं दिखाई और इसके बजाय एक उदास चेहरे के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को वापस घूरकर देखा। छोटा भाई त्रिपाठी चेन शिताओ धीरे धीरे ऊपर चली गई और आश्चर्य से गर्जन तालाब को घूरकर देखा, पूछते हुए, क्या चांदी रात गर्जन जानवर घायल हो गया था? मुझे नहीं पता, लेकिन यह अपनी मर्जी से पीछे हटा। चेन शिताओ हैरान रह गई और तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि छोटा भाई त्रिपाठी वास्तव में अद्भुत है, यहाँ तक कि चांदी रात गर्जन जानवर को भी डराने में सक्षम है।
ऐसा लगता है कि इस मालकिन ने आपको कम आंका है। बहन चेन बहुत दयालु है, इसे डराना मेरा काम नहीं था। ये भाई वांग और आपके छोटे भाई के कार्य थे। वह राक्षस जानवर शायद जानता था कि यह आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए ये पीछे हट गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से जवाब दिया, किसी भी श्रेय का दावा करने का इरादा नहीं रखते हुए। ये सही है। वांग यूहान ने किसी भी विनम्रता के निशान के बिना अनुसरण किया। अभी इसकी उपस्थिति को देखते हुए इसने अपनी शक्ति को अचानक बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया होना चाहिए, लेकिन इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने की कीमत बहुत अधिक है। और अभी हाल ही में 9वीं कोटि में टूटने के बाद मुझे डर है कि यह इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने से प्रतिक्रिया को दबाने में असमर्थ था, इसलिए इसने पीछे हटने की पहल की। उन्हें ये कहते हुए सुनकर अन्य गहरी सोच में पड़ गए। उनमें से कोई भी थोड़ी देर के लिए नहीं बोला, चुपचाप वांग यूहान के अंदाजे से सहमत थे। भाई वांग इस राक्षस जानवर के बारे में बहुत कुछ जानते लगते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक एक मुस्कान के साथ कहा। क्या? वांग यूहान ने भौहें चढ़ाईं। कुछ नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ को हिलाया इससे पहले कि वह चेन शिताओ की ओर मुड़े और कहा, बहन चेन, चूंकि यह मामला सुलझ गया है तो मैं पहले विदाई लेता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? चेन शिताओ ने पूछा। स्वाभाविक रूप से मैं इस जगह को छोड़ने जा रहा हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया। लेकिन अचानक चेन शिताओ को एक फीकी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए देखकर उनका भाव अजीब हो गया, क्योंकि वह हंसे। पिछली बार जब हम आपसे अलग हुए थे तो हम यहाँ बहुत देर तक खो गए थे, लेकिन अब जब हमें आखिरकार सही दिशा मिल गई है तो हमें फिर से खोना नहीं चाहिए। आखिरकार त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें पिछली बार बताया था कि वे इस जगह को छोड़ चुके हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद वह अभी भी यहाँ थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने पिछली बार झूठ बोला था। चेन शिताओ ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और इसके बजाय दूसरों की ओर मुड़कर कहा, तो चलो हम भी चले जाएं। लेकिन कनिष्ठ भाई ने अभी तक उस गुप्त तकनीक की खेती सफलतापूर्वक नहीं की है। वांग यूहान हैरान रह गए और अवचेतन रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के साथ मिलकर कार्य नहीं करना चाहते थे। दूसरे पक्ष के शब्दों ने वास्तव में उन्हें सतर्क कर दिया और वह नहीं जानते थे कि क्या दूसरे पक्ष ने कुछ खोजा था। चूंकि यहाँ एक 9वीं कोटि चांदी रात गर्जन जानवर है, स्वाभाविक रूप से हम खेती जारी नहीं रख सकते। इस बार भागने में सक्षम होना हमारा सौभाग्य था, अगर हम और देर तक रुके होते। लेकिन वह चांदी रात गर्जन जानवर स्पष्ट रूप से घायल है, इसलिए हमारी शक्ति के साथ हम इसे नीचे लेने में सक्षम हो सकते हैं। वांग यूहान के अभी भी चांदी रात गर्जन जानवर के बारे में विचार थे। उन्हें ये कहते हुए सुनकर चेन शिताओ स्पष्ट रूप से थोड़ा लालची थी, लेकिन उन्होंने अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़कर पूछा, छोटा भाई त्रिपाठी, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अब यहाँ रहते हैं तो हम उस चांदी रात गर्जन जानवर को मार सकते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह बता सकते थे कि चेन शिताओ उनकी राय पूछती लगती थी, लेकिन वास्तव में वह उन्हें एक साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। अगर वह उनमें शामिल हो जाते तो वह वास्तव में चांदी रात गर्जन जानवर से निपटने के लिए रह सकती थी। आखिरकार उनके दिमाग में चांदी रात गर्जन जानवर ने वास्तव में गुप्त तकनीक से एक गंभीर प्रतिक्रिया का सामना किया था, इसलिए जब तक वे इसे गर्जन तालाब से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ सकते थे, वे इसे मारने में सक्षम हो सकते थे। ये समझने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि हम इसे मार सकते हैं या नहीं, लेकिन ये लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है। कुछ अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। अगर बहन चेन इस त्रिपाठी पर भरोसा करती हैं तो जल्दी से निकलना सबसे अच्छा है। उन्होंने शव गुफा के अंदर क्या हुआ था इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए ऐसा लगता था कि वह जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बना रहे थे। वांग यूहान का भाव नाखुश हो गया, लेकिन ठीक जैसे वह कुछ कहने वाले थे, चेन शिताओ ने अचानक सिर हिलाया और कहा, चूंकि छोटा भाई त्रिपाठी ऐसा कहते हैं तो चलो जल्दी से चले जाएं। फैन ली, आपकी गुप्त तकनीक को आपको गर्जन तालाब में खेती करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ गर्जन विशेषता आत्मिक गोलियां भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव थोड़ा खराब होंगे। एक बार जब हम काले कौवा शहर पहुंच जाते हैं तो मैं उन्हें खरीदने में आपकी मदद करूंगी। वह त्रिपाठी जीवप्ती के निर्णय में दृढ़ता से विश्वास करती लगती थी। अच्छा, चेन फैन लेई को कोई आपत्ति नहीं थी, स्वाभाविक रूप से अपनी बड़ी बहन का नेतृत्व करते हुए अनुसरण किया। चेन शिताओ ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और कहा, चूंकि ऐसा है तो चलो एक साथ घाटी से बाहर निकलते हैं। कम से कम हम सड़क पर एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से उन्हें मना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वांग यूहान अनिच्छुक थे, वह अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वह केवल अपनी नाक को चुटकी में लेकर स्वीकार कर सके। इस प्रकार 6 लोगों का समूह एक साथ भव्य दफन घाटी से बाहर निकल गया। त्रिपाठी जीवप्ती और चेन शिताओ का समूह भव्य दफन घाटी से बाहर निकल गया है। रास्ते में क्या चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं? एपिसोड नंबर 1305। रास्ते में चेन शिताओ को आखिरकार त्रिपाठी जीवप्ती के मूल के बारे में पूछताछ करना याद आया, इसलिए कुछ समझदारी भरी पूछताछ करने के बाद उन्होंने जाना कि त्रिपाठी जीवप्ती छाया चंद्रमा हॉल के एक शिष्य नहीं थे और न ही वह एक महान परिवार के एक शिष्य थे। इसके बजाय वह ड्रैगन गुफा पर्वत नामक एक छोटे पहाड़ पर अकेले रहते थे, जाहिरा तौर पर खुद को एक राजा के रूप में स्थापित करने का इरादा रखते थे।
सीधे शब्दों में कहा जाए, जीवक्ति कोई व्यक्ति थे जो किसी भी पंथ या पंथ से संबंधित नहीं थे। उनके पास एक छाया या एक समर्थक भी नहीं था। वह एक साधक थे जो केवल खुद पर भरोसा करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाते थे, वहाँ ऐसे कई साधक थे। उनकी खेती बेहद मुश्किल थी। पहला, उनके पास मार्गदर्शन करने के लिए एक गुरु नहीं था। खेती के रास्ते पर यह अनिवार्य था कि कुछ दुर्घटनाएं होंगी। दूसरा, उनके पास एक अच्छा खेती का वातावरण या खेती के संसाधन नहीं थे। तीसरा, अगर उन्हें धमकाया जाता था तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो आमतौर पर कहा जाए, इन साधकों के पास कोई भविष्य की संभावनाएं नहीं थी। हालांकि उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन जो वास्तव में अपनी खेती में सफल थे वे बेहद दुर्लभ थे। और जो अपनी खेती में सफल थे वे सभी महान पंथों और परिवारों द्वारा भर्ती किए गए थे। त्रिपाठी जीवक्ति जैसा कोई व्यक्ति जो द्वितीय कोटि संत राजा क्षेत्र तक खेती कर चुका था, पहले से ही काफी अद्भुत था। तो जब उन्होंने इसके बारे में जाना, चेन शिताओ ने वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति की बहुत प्रशंसा की, जबकि वांग यूहान ने तिरस्कार का एक रूप दिखाया। स्पष्ट रूप से उनकी राय में त्रिपाठी जीवक्ति कभी भी तृतीय कोटि संत राजा क्षेत्र तक नहीं पहुंचेंगे। शायद उनके पास तृतीय कोटि संत राजा क्षेत्र में टूटने का एक मौका होगा, लेकिन उनके लिए उत्पत्ति लौटना क्षेत्र तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था। न केवल चेन शिताओ ने त्रिपाठी जीवक्ति की बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि उनके छोटे भाई चेन फैनलेई भी उनमें बहुत रुचि रखते थे। यह युवा व्यक्ति वास्तव में काफी अच्छा व्यक्ति था और एक साजिश करने वाला व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय वह जोर और जीवन शक्ति से भरा हुआ लगता था, भले ही वह घायल थे। चेन शिताओ त्रिपाठी जीवक्ति से पूछती रही कि ल्यूयान के रेत के मैदान में उनके साथ क्या हुआ था। त्रिपाठी जीवक्ति बात करने के लिए कुछ अप्रासंगिक चीजें उठाएंगे, लेकिन दूसरा पक्ष वास्तव में बहुत रुचि से सुनता था और ठीक सही समय पर सवाल पूछता था। रास्ते में माहौल काफी सामंजस्यपूर्ण था। लोगों के इस समूह में वांग यूहान को छोड़कर त्रिपाठी जीवक्ति को साथ मिलना कुछ मुश्किल लगा, लेकिन अन्य 3 के साथ मिलना अपेक्षाकृत आसान था। आधे दिन के बाद उन 6 लोगों ने आखिरकार भव्य दफन घाटी छोड़ दिया। अब तक त्रिपाठी जीवक्ति को शव गुफा में उन विशेष अस्तित्वों के कोई निशान नहीं मिले थे जिससे उन्हें राहत मिली, ये जानकर कि यह मामला फिलहाल के लिए खत्म हो जाना चाहिए। एक और दिन बाद उनके सामने एक छोटी पहाड़ी श्रृंखला दिखाई दी। इस छोटी पहाड़ी श्रृंखला में कई चोटियां थीं, और हालांकि यहाँ विश्व ऊर्जा आभा बहुत समृद्ध नहीं थी, ये पतली भी नहीं थी। ये देखकर त्रिपाठी जीवक्ति का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, क्योंकि वह रुके और चेन शिताओ और अन्य को अपनी मुट्ठी बांध दी। कई दोस्तों, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से अलग हो जाऊंगा। मेरे साथी और मेरे पास अभी भी कुछ मामले हैं जिनसे निपटना है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे। कितने दिन? चेन शिताओ की आंखें चमक उठी। अच्छा, हम भी कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फैनली और भाई वान घायल होने के बाद खुद को ठीक से बहाल नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम सभी को यहाँ आराम करना चाहिए। आप लोग भी यहाँ आराम कर रहे हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या ये हो सकता है कि छोटा भाई त्रिपाठी हमारा स्वागत नहीं करते हैं? चेन शिताओ ने त्रिपाठी जीवक्ति को तिरस्कार पूर्वक देखा। बेशक नहीं, यह मेरी संपत्ति नहीं है, ये बस एक मालिकहीन पहाड़ी श्रृंखला है, स्वाभाविक रूप से कोई भी नीचे जा सकता है। वह अच्छा है। चेन शिताओ मुस्कुराई और चूंकि छोटा भाई त्रिपाठी स्वर्गीय नियति शहर से आए थे, आप स्वर्गीय नियति शहर लौट रहे होंगे, है ना? जी, स्वाभाविक रूप से। ही, ये जगह स्वर्गीय नियति शहर के करीब नहीं है। अगर आप उड़ने के लिए अपने तारा शटल पर भरोसा करते हैं तो इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, और अगर आप रास्ते में किसी भी देरी का सामना करते हैं तो इसमें और भी अधिक समय लग सकता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें सोच समझकर देखा और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या बहन चेन के पास इस समय हमें बचाने का एक अच्छा तरीका है? मेरे पास क्या अच्छा तरीका हो सकता है? स्वाभाविक रूप से यह अंतरिक्ष सरणी का उपयोग करना है। छोटा भाई त्रिपाठी शायद नहीं जानते कि काला कौवा शहर, जो यहाँ से 5 दिन की दूरी पर है, में एक अंतरिक्ष सरणी है जो सीधे स्वर्गीय नियति शहर से जुड़ता है। ऐसी कोई चीज है। त्रिपाठी जीवक्ति मदद के लिए त्रिपाठी ज्वलन यून की ओर मुड़ने के लिए मजबूर नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने पाया कि उनका चेहरा खाली लग रहा था, स्पष्ट रूप से इसे नहीं समझते हुए। क्या ये मालकिन आपको धोखा देगी? चेन शिताओ मुस्कुराई। काला कौवा शहर एक मालिकहीन शहर है और किसी भी महान शक्ति से संबंधित नहीं है। हालांकि शहर में अंतरिक्ष सरणी महान शक्तियों से संबंधित अंतरिक्ष सरणियों जितना सख्त नहीं है, हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि फैनली एक वरिष्ठ को जानते लगते हैं जो अंतरिक्ष सरणी की निगरानी करने का प्रभारी है। अगर वह छोटा भाई त्रिपाठी के लिए जमानत दे सकते हैं तो उन्हें इसका उपयोग करने देना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि इसका उपयोग करने में बहुत सारे संत क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। संत क्रिस्टल एक समस्या नहीं है जब तक इसका उपयोग किया जा सकता है। त्रिपाठी जीवक्ति खुशी से मुस्कुराए और जल्दी से चेन फैनलेई की ओर मुड़े। चेन फैनलेई मुस्कुराए। भाई त्रिपाठी आश्वस्त रह सकते हैं, मैंने एक बार एक वरिष्ठ की मदद की थी जो अंतरिक्ष सरणी की निगरानी करने का प्रभारी था, एक छोटी सी कृपा के साथ, इसलिए उन्हें एक अपवाद बनाने के लिए कहना कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इससे भी अधिक, भाई त्रिपाठी अज्ञात मूल के कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, तो जब समय आएगा तो मुझे भाई चेन को परेशान करना होगा।
त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने नीचे छोटी चोटियों को देखा और कहा, तो चलो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहते हैं। जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तो हम एक साथ काला कौवा शहर की ओर जाएंगे। चेन शिताओ और अन्य को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और तुरंत छोटी पहाड़ी श्रृंखला की ओर उड़ गए। हालांकि चेन शिताओ और लुइयंग चांदी रात गर्जन जानवर के साथ लड़ाई में घायल नहीं हुए थे। उन्होंने सन शक्ति का एक बड़ा सौदा किया था और रास्ते में ठीक होने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। जहां तक चेन फैन लेई और वांग यू हान का सवाल था, उन्हें जल्द से जल्द खुद को ठीक करने की जरूरत थी। तो 4 लोगों का समूह छोटी चोटियों में से एक की ओर उड़ गया और जल्द ही गायब हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी ज्वलन दूसरी ओर एक और दूरस्थ पहाड़ की चोटी पर उड़ गए। एक पल बाद दोनों अपने गंतव्य पर पहुंच गए और त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत पहाड़ के पेट में एक अस्थायी निवास खोलने के लिए अपनी संत शक्ति को धकेल दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान खेती के साथ उनके लिए ऐसी जगह खोलना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं था। केवल एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में एक साधारण गुफा महल ने आकार ले लिया था। गुफा महल में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अत्यंत गरिमापूर्ण हो गया। त्रिपाठी ज्वलन को भी ये महसूस होने लगता था और वह बिना एक शब्द कहे उनके पीछे चली गई। गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से तक चलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अचानक पैर पार करके बैठ गए। क्या छोटा पत्थर को कुछ हुआ? त्रिपाठी ज्वलन युन ने जल्दी से पूछा। पत्थर नेवला के सूर्य के सच्चे सार को निगलने के बाद इसे त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा दूर रखा गया था। त्रिपाठी ज्वलन युन को नहीं पता था कि पत्थर नेवला की वर्तमान स्थिति क्या थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती का अचानक यहाँ रहने का इरादा निश्चित रूप से इस मामले से संबंधित था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर चीजें इस तरह से जारी रहती हैं तो पत्थर नेवला इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से आह भरी। मैंने भी यही अनुमान लगाया था। वास्तव में भले ही आपने नहीं पूछा होता तो मैंने आपसे पहले छोटा पत्थर और सूर्य के सच्चे सार से निपटने के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए कहा होता। ये सुनकर त्रिपाठी ज्वलन युन ने तुरंत अपनी अंतरिक्ष अनुभूति से कुछ चीजें निकाली जो उन्होंने परिष्कृत की थी और उन्हें गुफा महल में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। सूर्य के सच्चे सार का मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने इसे हल्के में नहीं लेने की हिम्मत की। इसलिए पत्थर नेवला को बाहर निकालने से पहले उन्हें इसके चारों ओर एक बाधा व्यवस्थित करनी पड़ी, अन्यथा एक बार जब इसकी आभा रिसाव हो जाती तो यह मुसीबत पैदा कर सकती थी। आत्मिक सारणी में उनकी उपलब्धियों के साथ कुछ आभा अलग करने वाली बाधाओं को व्यवस्थित करना स्वाभाविक रूप से केक का एक टुकड़ा था। आधे दिन के बाद पूरी गुफा महल अदृश्य बाधाओं की परतों में ढका हुआ था। भले ही एक उत्पत्ति लौटना क्षेत्र गुरु यहाँ आता, वे कुछ भी देखने में सक्षम नहीं होते। तभी त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और पत्थर नेवला को काली किताब अंतरिक्ष से रिहा कर दिया। जैसे ही पत्थर नेवला दिखाई दिया, गुफा महल के अंदर का तापमान बढ़ने लगा और पत्थर नेवला का शरीर आग की तरह लाल हो गया, एक तीव्र गर्मी उत्सर्जित करते हुए जो किसी की दृष्टि को विकृत करने के लिए पर्याप्त थी। इसके शरीर ने यहाँ तक कि पिघलने के संकेत भी दिखाए। पत्थर नेवला के चेहरे पर एक दर्दनाक भाव दिखाई दिया क्योंकि उसकी आंखें अत्यंत लाल हो गईं। सूर्य के सच्चे सार की हिंसक गर्मी कुछ ऐसी नहीं थी जो वह विरोध कर सके। पत्थर नेवला का अब तक बना रहना सब उसकी अपनी जन्मजात प्रतिभा के कारण था। ये स्थिति देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत 10,000 वर्ष बर्फ सैद पीठिका निकाली। इससे एक ठंडी आभा बाहर निकल गई और तुरंत गुफा महल के अंदर के उच्च तापमान को बेअसर कर दिया, जिससे ये फिर से साधारण हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर अपनी संत शक्ति को पत्थर नेवला के शरीर में डाल दिया। पत्थर नेवला को किसी प्रकार का आदेश मिला लगता था और वह अपने पैरों पर डिगम गया, अपना मुंह खोला और तुरंत सूर्य के सच्चे सार को थूक दिया, जो मजबूती से बर्फ सैद पीठिका पर उतरा। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत की सांस ली और पत्थर नेवला को इशारा किया, इसके आने की प्रतीक्षा करते हुए ताकि वह ध्यान से इसकी स्थिति की जांच कर सके। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए सौभाग्य से हालांकि पत्थर नेवला को कुछ नुकसान हुआ लगता था, ये गंभीर नहीं था। जब तक ये थोड़ी देर के लिए आराम करता, इसे ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को राहत महसूस कराई और साथ ही वह पत्थर नेवला की क्षमता के बारे में अधिक आशावादी थे। पत्थर नेवला को अपना दिव्य ज्ञान संचारित करने के बाद उसे बताया कि वह खुद को ठीक करने के लिए अपनी पेट में दुर्लभ अयस्कों को अपनी मर्जी से परिष्कृत कर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे फिर से दूर रख दिया। पहले शव गुफा में पत्थर नेवला ने 7 या 8 पहाड़ियों मूल्य के संत क्रिस्टल और दुर्लभ अयस्कों को निगल लिया था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या संत क्रिस्टल पत्थर नेवला के लिए उपयोगी होंगे, लेकिन वे दुर्लभ अयस्क निश्चित रूप से पत्थर नेवला के विकास के लिए उपयोगी होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती कंजूस नहीं थे और विश्वास करते थे कि पत्थर नेवला उन अयस्कों के सार को अवशोषित करने के बाद ये ठीक होना चाहिए। सूर्य के सच्चे सार का एक टुकड़ा प्राप्त करना किसी भी संख्या में अयस्कों को प्राप्त करने से कहीं अधिक मूल्यवान था। पत्थर नेवला से निपटने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती त्रिपाठी ज्वलन की ओर मुड़े और पूछा, हम ये कैसे करते हैं? अगर पत्थर नेवला को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता तो हम इसे ड्रैगन गुफा पर्वत वापस नहीं ला पाएंगे। बस एक विशेष कंटेनर परिष्कृत करें। त्रिपाठी ज्वलन के दिमाग में पहले से ही एक योजना लगती थी और धीरे से जवाब दिया, आपको किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है? स्वाभाविक रूप से ये एक बर्फ विशेषता सामग्री है।
ये 10,000 वर्ष बर्फ ज़ैद पीठिका सबसे अच्छी सामग्री है। चिंता न करें, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन इसे परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल होगा और इसमें कम से कम 10 दिन लगेंगे। 10 दिन, कोई समस्या नहीं, उनके लिए अपने घावों को ठीक करना आसान नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुस्कुराए और तुरंत उठ गए। चेनशिताओ से एकत्रित किए गए 4 अंतरिक्ष अंगूठियां त्रिपाठी ज्वलन को सौंपते हुए उन्होंने विश्वास किया कि इन अंतरिक्ष अंगूठियों की सामग्री त्रिपाठी ज्वलन को विशेष कंटेनर को परिष्कृत करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। त्रिपाठी ज्वलन को और परेशान नहीं करना चाहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती गुफा महल से बाहर निकल गए और पैर पार करके बैठ गए। एक पल के लिए सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और उत्पत्ति राजा कोटि शिल्पकृति परिष्कृत भट्टी को बुलाया। अपने दिव्य ज्ञान से इसे झाड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती मदद के लिए हैरान और अत्यधिक खुश नहीं हो सके। पहले जब वह सूर्य के सच्चे सार को एकत्रित कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने शिल्पकृति आत्मा का उपयोग किया था, लेकिन शिल्पकृति आत्मा सूर्य के सच्चे अग्नि के खिलाफ कुछ शक्तिहीन हो गई थी और घायल हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने शिल्पकृति परिष्कृत भट्टी बुलाया है और वह इसकी स्थिति से हैरान और खुश है। वह आगे क्या करेंगे? एपिसोड नंबर 1306। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा था कि ये स्थिति बहुत परेशान करने वाली होगी, लेकिन जब उन्होंने शिल्पकृति आत्मा को फिर से देखा तो उन्होंने पाया कि वह वास्तव में शिल्पकृति परिष्कृत भट्टी के अंदर सो रही थी। हालांकि उसकी चोटें अभी भी थीं, वे उतनी गंभीर नहीं थी जितनी त्रिपाठी जीवप्ती ने कल्पना की थी। इसके शीर्ष पर उसने सूर्य के सच्चे अग्नि का एक निशान अवशोषित कर लिया था और इसे परिष्कृत करने की प्रक्रिया में थी। सूर्य के सच्चे अग्नि का वह निशान नंगी आंखों को दिखाई देता था और एक छोटी सांप की तरह शिल्पकृति आत्मा के शरीर के अंदर तैर रहा था, लेकिन भले ही उसने कितना भी संघर्ष किया, वह शिल्पकृति आत्मा के बंधन से भागने में असमर्थ थी और धीरे धीरे इसके अंदर अग्नि विशेषता ऊर्जा द्वारा आत्मसात हो रही थी। शिल्पकृति आत्मा वास्तव में भेस में एक आशीर्वाद थी। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को अत्यधिक खुश कर दिया। आखिरकार इस बार सूर्य के सच्चे सार को एकत्रित करने के लिए उनके दोनों सक्षम सहायक घायल हो गए थे, जिसने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। अब जब शिल्पकृति आत्मा ठीक थी और पत्थर नेवला भी ठीक था, त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से राहत महसूस की। इस तरह की स्थिति में शिल्पकृति आत्मा के साथ ये संभावना थी कि फिलहाल के लिए ड्रैगन अस्थि और ड्रैगन मनका को परिष्कृत करने के लिए शिल्पकृति परिष्कृत भट्टी का उपयोग करना असंभव होगा, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती बस बैठ गए और अपनी कटाई का निरीक्षण करते हुए अपनी सांस को समायोजित किया। 4 अंतरिक्ष अंगूठियों के अलावा जो उन्होंने त्रिपाठी ज्वलन को फेंक दी, जिनमें बड़ी संख्या में संत क्रिस्टल और दुर्लभ अयस्क शामिल थे, पत्थर नेवला के पेट में भी बहुत सारी समान चीजें थीं। इसके अलावा कुछ गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं थीं जो मूल रूप से प्राचीन यानपंथ से संबंधित थीं, जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त गुफा से एकत्रित किया था। कहने की जरूरत नहीं है, ये शिल्पकृतियां त्रिपाठी ज्वलन को संभालने के लिए सौंप दी जाएंगी। इनमें से कई शिल्पकृतियों को फिर से उपयोग किए जाने से पहले मरम्मत करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती को अभी अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किसी अन्य शिल्पकृतियों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनकी परवाह नहीं की। जहां तक गुप्त कलाओं और गुप्त कलाओं का सवाल था, त्रिपाठी जीवप्ती देखने में रुचि रखते थे। आखिरकार प्राचीन यानपंथ 2000 से अधिक वर्षों से स्वर्ग युद्ध संघ और गर्जन आंधी पंथ जैसी महान शक्तियों से कम नहीं था, इसलिए प्राचीन यानपंथ की गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। इससे भी अधिक, ये गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं जो गुप्त गुफा में रखी गई थीं, वे प्राचीन यानपंथ की विरासतों से संबंधित होने की संभावना थी। इन गुप्त कलाओं और गुप्त कलाओं और गुप्त कलाओं का निरीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती चुपके से हैरान थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, ये सभी गुप्त कलाएं और गुप्त पुस्तकें शीर्ष पायदान थीं और उनमें से कोई भी कई साधकों की रुचि को आकर्षित करेगा। उनमें प्राचीन यानपंथ की कुछ गुप्त तकनीकें थीं जो अत्यधिक उच्च कोटि और गहन थीं। यहाँ तक कि एक शिखर उत्पत्ति लौटना क्षेत्र साधक भी उनमें रुचि रखता था। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान पूंजी के साथ उन्हें इन चीजों की खेती करने में समय और ऊर्जा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक अगर उनके पास पर्याप्त समय होता तो वह अभी भी खेती करने के लिए 1 या 2 गुप्त तकनीकें चुन सकते थे। यह न केवल उनकी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि जब उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा तो यह उनके अस्तित्व की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। कम से कम त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में उनमें से कुछ में रुचि रखते थे। हालांकि जब उन्हें याद आया कि उन्हें अब सुनहरा रक्त धागे की खेती करनी है, ड्रैगन अस्थि और ड्रैगन मनका को परिष्कृत करना है, अंतरिक्ष के मार्ग की खेती करनी है और रंगीन ग्लास मनका से निपटना है जो डाई युआन ने उन्हें दिया था, त्रिपाठी जीवप्ती केवल इन विचारों को अलग रख सकते थे और भविष्य के उपयोग के लिए चुपचाप इन गुप्त कलाओं और 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 गुप्त कलाओं को दूर रख सकते थे। हालांकि उनका इन गुप्त कलाओं और गुप्त कलाओं और गुप्त कलाओं की खेती करने का कोई इरादा नहीं था, त्रिपाठी जीवप्ती उनसे अभी भी बहुत प्रेरित थे। विशेष रूप से एक गुप्त कला थी जो शरीर संयम और शारीरिक संयम में विशेषज्ञता रखती थी, जो उन्हें सबसे अधिक रुचि रखती थी। ये पहली बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गुप्त कला के बारे में सुना था जो शरीर संयम और शारीरिक संयम में विशेषज्ञता रखती थी।
त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर इतना मजबूत क्यों था? इसका एक कारण ये था कि उन्होंने अपने अदम्य सुनहरा कंकाल से बहुत अधिक दानवी शक्ति अवशोषित की थी, जिससे उन्हें दानव दौड़ की कुछ शारीरिक विशेषताएं मिली। दूसरी ओर ये भी उन विभिन्न अवसरों के कारण था जो उन्होंने वर्षों से प्राप्त किए थे। हालांकि दूसरे विचार पर, अदम्य सुनहरा कंकाल गुप्त कला जो उन्होंने सबसे पहले खेती करना शुरू करते समय प्राप्त की थी, वह भी एक शरीर संयम गुप्त कला होनी चाहिए, लेकिन महान दानव देवता द्वारा बनाई गई अदम्य सुनहरा कंकाल गुप्त कला स्वाभाविक रूप से प्राचीन यान पंथ की गुप्त कला से तुलना नहीं कर सकती थी। यह नहीं था कि महान दानव देवता की योग्यता पर्याप्त नहीं थी, बल्कि यह था कि वह अपनी मृत्यु के समय केवल संत राजा क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहे थे और अभी तक तोंगजुआन क्षेत्र नहीं छोड़ा था। स्वाभाविक रूप से उनके ज्ञान और अनुभव की तुलना एक महान पंथ के साथ नहीं की जा सकती थी जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि प्राचीन यान पंथ से यह शरीर स्वयं गुप्त कला किस कोटि की थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसका अध्ययन करने के बाद वह बता सकते थे कि यह एक अनमोल खजाना था। ऐसी एक गुप्त कला निश्चित रूप से खेती करने योग्य थी। एक उत्पत्ति कोटि रसायन विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान के साथ शरीर संयम के लिए कुछ गोलियां परिष्कृत करना उन्हें आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देगा। इस गुप्त कला के पहले कुछ चरणों में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। चुपके से अपना मन बनाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अब इसके बारे में नहीं सोचा और इसके बजाय पैर पार करके बैठ गए और सुनहरा रक्त धागे को परिष्कृत करना जारी रखा, जबकि इस शरीर संयम गुप्त कला के रहस्यों को समझने के लिए समय निकालते हुए पलक झपकते ही 7 या 8 दिन बीत गए। इस दौरान ये छोटी पहाड़ी श्रृंखला असामान्य रूप से शांत थी, कुछ भी नहीं हुआ। यह आश्चर्यजनक नहीं था, हालांकि, क्योंकि यह जगह भव्य दफन घाटी के इतनी करीब थी कि कोई भी सामान्य रूप से यहाँ नहीं आएगा। अगर यह 1000 या 2 साल पहले होता तो स्थिति बहुत अलग होती। उस समय कई साधक खजाने की तलाश में भव्य दफन घाटी की गहराइयों में गए होंगे, इसलिए ये जगह काफी जीवंत होती। लेकिन अब, हालांकि कुछ लोग अभी भी भव्य दफन घाटी में प्रवेश करते थे, उनमें से कई नहीं थे। चेन शिताओ जैसे लोगों के अलावा जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे, कुछ अनाड़ी साधक भी थे जो अपने लिए एक नाम बनाना चाहते थे। इनमें से अधिकांश लोग भव्य दफन घाटी में गिर गए थे और सुरक्षित वापस आने में असमर्थ थे। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती अपनी गुफा महल के सामने ध्यान कर रहे थे जब उनका भाव अचानक बदल गया और उन्होंने एक निश्चित दिशा की ओर देखा। दूरी में नीली रोशनी की एक लकीर तेजी से पास आ रही थी और इस व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति को छिपाने का कोई इरादा नहीं रखा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से एक नज़र में पहचान लिया कि यह चेन शिताओ तारा शटल पर सवारी कर रही थी। अपने शरीर में संत शक्ति को शांत करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। एक पल बाद चेन शिताओ उड़ गई और त्रिपाठी जीवप्ती के सामने ज्यादा दूर नहीं उतरी, उन्हें एक मुस्कान के साथ देखते हुए। कुछ दिनों तक ध्यान करने के बाद चेन शिताओ स्पष्ट रूप से ठीक हो गई थी। इस पल में उनका चेहरा एक आड़ू फूल की तरह था, उनकी आंखें लहरों से भरी थी और उनका शरीर अनुग्रह की एक भावना उत्सर्जित कर रहा था। उनके शरीर के उतरने के बाद एक फीकी खुशबू त्रिपाठी जीवप्ती की ओर उड़ गई, जिससे उन्हें अनजाने में ताज़ा महसूस हुआ। बहन चेन। त्रिपाठी जीवप्ती ने उठने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बस उन्हें एक अभिवादन के रूप में धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह थोड़ा भौहें उठाएं। बहन चेन के रंग को देखते हुए, ऐसा लगता है कि आप ठीक हो गई हैं। चेन शिताओ मुस्कुराई। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, छोटा भाई त्रिपाठी। यह मालकिन घायल नहीं हुई थी, ये बस था कि उन्होंने अपनी संत शक्ति का एक बहुत उपभोग किया, इसलिए मैं पहले से ही ठीक हो गई हूँ। जी, वह अच्छा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बहन चेन यहाँ क्यों आई हैं? क्या आप जाने की तैयारी कर रही हैं? अभी तक नहीं, चेन शिताओ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हालांकि फैन लेई की चोटें इस बार गंभीर नहीं थी, वे हल्की भी नहीं थी। मुझे डर है कि उन्हें कुछ और दिनों के लिए यहाँ रहना होगा। वह अच्छा है, मुझे भी ठीक होने के लिए कुछ दिनों की जरूरत होगी। यह मालकिन इस बार विशेष रूप से छोटा भाई त्रिपाठी का 2 बार हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद करने आई थी। पहली बार ठीक थी क्योंकि हम किसी भी जानलेवा खतरे में नहीं थे, लेकिन अगर ये दूसरी बार छोटा भाई त्रिपाठी के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम वास्तव में भव्य दफन घाटी से जीवित बाहर नहीं निकल पाते। यह मालकिन इस दयालुता को अपने दिल में उकेरेगी। अगर छोटा भाई त्रिपाठी को भविष्य में इस मालकिन के लिए कोई उपयोग है तो कृपया स्पष्ट आकाश पंथ आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और यह मालकिन निश्चित रूप से मना नहीं करेगी। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उनका चेहरा गंभीर था और यह स्पष्ट था कि वह अत्यधिक ईमानदार थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस आपको भागने में मदद की। जीवित बाहर आने में सक्षम होना सब आपकी ताकत के कारण था। उस चांदी रात गर्जन जानवर को भरोसा नहीं था कि वह इस स्थिति में आपको मार सकता है, इसलिए इसने पीछे हटने की पहल की। क्या ऐसा है? चेन शिताओ ने भौहें चढ़ाई, जाहिर तौर पर थोड़ा भ्रमित थी। अगर यह वास्तव में मामला था तो चांदी रात गर्जन जानवर को सबसे पहले उन्हें उकसाने के लिए नहीं आना चाहिए था, इसलिए जब वह पिछले कुछ दिनों में ठीक हो रही थी तो वह इस मुद्दे के बारे में सोच रही थी और वास्तव में यह नहीं जान पाई कि चांदी रात गर्जन जानवर अचानक क्यों पीछे हट गया। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद वह केवल यह अनुमान लगा सकी कि इसका त्रिपाठी जीवप्ती से कुछ लेना देना था। अब जब उन्होंने उन्हें टटोलने की कोशिश की थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी दृढ़ता से मना कर दिया,
जिससे वह सोचने लगी कि क्या चांदी रात गर्जन जानवर का पीछे हटना वास्तव में वही था जो त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा था। त्रिपाठी जीवप्ती का इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था और बस धीरे से कहा, मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई बाहर जाता है तो हमेशा कठिनाइयां होंगी। चूंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, हमारे लिए एक दूसरे का समर्थन करना स्वाभाविक है। शायद अगली बार जब इस त्रिपाठी को बहन चेन की मदद की जरूरत होगी तो उन्हें इसकी जरूरत होगी। चेन शिताओ के सुंदर चेहरे पर एक कुछ आकर्षक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उनकी आंखें खुशी से चमकी। छोटा भाई त्रिपाठी से मिलने में सक्षम होना वास्तव में इस मालकिन का सौभाग्य है। क्या आप सोचती हैं कि मैं महान नियति वाला कोई व्यक्ति हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में हंसा। हे, चेन शिताओ खिलखिला उठी। हालांकि ऐसे बयान का कोई आधार नहीं है, यह मालकिन दृढ़ता से मानती है। अगर मैं आपकी किस्मत पर सवारी नहीं कर रही होती तो मुझे अब आपके सामने खड़े होकर बात करने का अवसर कैसे मिलता? भूल जाओ, आप जो चाहती हैं वो सोच सकती हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया, खुद का बचाव करने की परेशानी नहीं उठाई। वास्तव में चेन शिताओ ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन झिझक से पहले एक पल के लिए झिझकी। त्रिपाठी जीवप्ती को तुरंत पता चला कि उन्हें उनसे कहने के लिए कुछ असुविधाजनक चीजें होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक सम्मानजनक भाव रखा और ध्यान से सुना। ये देखकर चेन शिताओ ने धीरे से कहा, वास्तव में यह मालकिन इस बार यहाँ पहले अपना धन्यवाद व्यक्त करने और दूसरा ये पूछने के लिए आई थी कि क्या छोटा भाई त्रिपाठी के पास एक पंथ में प्रवेश करने की कोई योजना है। एक पंथ में प्रवेश करें? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। बहन चेन नहीं चाहेंगी कि मैं स्पष्ट आकाश पंथ में शामिल हो जाऊं, है ना? छोटा भाई त्रिपाठी जैसे एक स्मार्ट व्यक्ति से बात करना वास्तव में आसान है। चेन शिताओ एक फूल की तरह मुस्कुराई और सिर हिलाया। मेरे दिमाग में ऐसा एक विचार है। आखिरकार आप हमेशा एक गुरु के मार्गदर्शन या एक पंथ के संरक्षण के बिना अकेले खेती करते रहे हैं, इसलिए आप अभी कोई कमियां नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपकी खेती और आगे बढ़ती है तो कुछ स्थितियां होंगी जिनसे भाई त्रिपाठी निपटने में सक्षम नहीं होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, ये जानकर कि जो उन्होंने कहा वह समझ में आता है। उदाहरण के लिए, इससे पहले कि उन्होंने ज़ायहोंगवेन द्वारा लाए गए साधक के साथ लड़ाई की, त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में शी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था क्योंकि उनके पास उन्हें बताने के लिए कोई बुजुर्ग नहीं थे। अगर उन्हें पहले पता होता तो वह उस समय इतने निष्क्रिय नहीं होते। त्रिपाठी जीवप्ती की उपस्थिति को देखकर चेन शिताओ को किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिला लगता था और जारी रखा, इसके अलावा चूंकि आप द्वितीय कोटि संत राजा क्षेत्र तक खेती करने में सक्षम थे, आपकी योग्यता कम नहीं है। आपके वर्तमान क्षेत्र के साथ आपके लिए स्पष्ट आकाशपंथ में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब से आधे साल बाद हमारा स्पष्ट आकाशपंथ संपूर्ण छायांकित तारा के लिए खुला एक परीक्षण आयोजित करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, जब तक वे इस परीक्षण को पास करते हैं वे पंथ में प्रवेश कर सकते हैं। चेन शिताओ ने त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट आकाशपंथ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। एपिसोड नंबर 1307। बेशक जब आप पहली बार पंथ में प्रवेश करते हैं तो आपकी स्थिति और उपचार निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन आपकी खेती के साथ जब तक आप कुछ पंथ मिशन पूरा करते हैं, एक आंतरिक पंथ शिष्य बनना कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटा भाई त्रिपाठी इस परीक्षण में भाग लेने में रुचि रखते हैं। अगर ऐसा है तो यह मालकिन आपके लिए एक परीक्षण टोकन ढूंढ सकती है। ऐसा कहते हुए चेन शिताओ ने उत्सुकता से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, जाहिरा तौर पर वास्तव में उनकी सहकर्मी पंथ शिष्य बनने की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत कम नहीं थी, इसलिए एक बार जब वे सहकर्मी पंथ शिष्य बन गए तो वह भविष्य में जब वह यात्रा करने जाती थी तो वह उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए वैध रूप से आमंत्रित कर सकती थी। उनकी नज़र में त्रिपाठी जीवप्ती झिझक रहे थे, तुरंत मना करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। इससे चेन शिताओ का भाव हिल गया। उन्हें महसूस हुआ कि आशा थी और वह लोहे के गर्म होने पर चोट करने वाली थी जब त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, यह एक बहन चेन के अच्छे इरादों की सराहना करता है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा किसी भी पंथ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। चेन शिताओ का भाव गहरा हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती के जवाब से कुछ हैरान थी। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और समझाया, अगर मैं वास्तव में अकेला होता तो एक पंथ में शामिल होना कोई समस्या नहीं होता, लेकिन जैसा कि बहन चेन देख सकती हैं, मेरे पास साथी हैं। आपका मतलब त्रिपाठी ज्वलन के साथ वह लड़की? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, ये केवल वह नहीं है, अन्य भी हैं, उनमें से लगभग 1 दर्जन। कई दर्जन? चेन शिताओ हैरान थी। जी, और उनकी खेती असमान है, कुछ उत्पत्ति लौटना क्षेत्र, कुछ संत राजा क्षेत्र और यहाँ तक कि कुछ अमर आरोहण सीमा और संत क्षेत्र के साधक। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुस्कुराए। तो यह ऐसा है? चेन शिताओ बड़बड़ाई इससे पहले कि वह तुरंत मुस्कुराई। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मना कर दिया, चूंकि छोटा भाई त्रिपाठी के पास ऐसी चिंताएं हैं। चूंकि छोटा भाई त्रिपाठी के पास ऐसी चिंताएं हैं, यह मालकिन और कुछ नहीं कहेगी। हालांकि चेन शिताओ थोड़ा निराश थी कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को परीक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। चूंकि उनके पास ऐसा एक कारण था, वह स्वाभाविक रूप से उन्हें मजबूर नहीं करेगी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने अपनी छुट्टी ली और ज्यादा दूर नहीं एक और छोटी पहाड़ चोटी पर वापस चली गईं।
उनके जाने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति थोड़ा मुस्कुराए। उनकी आंखें चमक रही थी जैसे कि वह कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखें अचानक चमक उठी जब उन्होंने आकाश में एक निश्चित स्थान पर घूरना शुरू कर दिया। धीरे से उन्होंने पूछा, आप इतनी देर से देख रहे हैं, क्या आपने कुछ देखा? कोट। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, शून्य की दूसरी ओर से आभा का एक फीका उतार चढ़ाव आता हुआ लगता था। हालांकि यह चमक में गायब हो गया और इसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने ठंडा सांस लिया। क्या चूंकि भाई वांग यहाँ हैं, क्या आपको सामने आने के लिए मेरे निमंत्रण की जरूरत है इससे पहले कि आप तैयार हों? कोट। त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्दों को सुनकर जियांग यूनिंग ने सिर हिलाया। अचानक शून्य में एक लहर दिखाई दी और एक आकृति अजीब तरह से दिखाई दी। त्रिपाठी जीवोक्ति को एक उदासी चेहरे के साथ देखते हुए उन्होंने अविश्वास में पूछा, आपने मेरे निशान कैसे पाए? ऐसा कहते हुए उन्होंने उस आवरण जैसी शिल्पकृति को दूर रख दिया जो वह पहने हुए थे और त्रिपाठी जीवोक्ति को घूरना शुरू कर दिया। जल्दी से कहा, मेरा आभा छिपाने वाला आवरण एक उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी की शिल्पकृति है, आपके लिए इसे देखना असंभव है। एक उत्पत्ति कोटि उच्च श्रेणी की शिल्पकृति। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भौहें उठाई और उन्हें एक मुस्कान के साथ देखा जो एक मुस्कान नहीं थी। भाई वांग के पास एक अच्छी शिल्पकृति है, लेकिन इसकी कोटि कम नहीं है। हालांकि आपकी ताकत के साथ आप इसकी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होंगे। ये बस होता है कि यह त्रिपाठी अन्य लोगों की जासूसी करने के प्रति काफी संवेदनशील है। हे आपके पास कुछ कौशल है। वांग यूहान ने ठंडा सांस लिया। भले ही उनकी आकृति का खुलासा हो गया था, फिर भी उन्होंने थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई। भाई वांग, आप वहां खुद को ठीक करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैंने अभी भाई वांग की आभा को नहीं देखा होता तो मैंने शायद पहले से ही हमला कर दिया होता। त्रिपाठी जीवोक्ति का मुंह एक फीकी मुस्कान में घुमावदार था। मेरी चोटें पहले से ही ठीक हो गई हैं और मैं यहाँ किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ नहीं आया था, मैं बस जिज्ञासु था। वांग यूहान ने उदासीनता से जवाब दिया। अगर आप बस जिज्ञासु हैं तो वह ठीक है। अगर भाई वांग को मेरे बारे में कोई शिकायत है तो आप इसे सीधे कह सकते हैं। अगर मैं बदल सकता हूँ तो मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं कर सकता, भाई वांग कृपया कुछ दिनों के लिए सहन करें। मुझे आपके बारे में कोई शिकायत कैसे हो सकती है? वांग यूहान का चेहरा डूब गया, लेकिन वह अचानक धीरे से मुस्कुराया। हालांकि आपका बहन चेन के प्रस्ताव को मना करना एक बुद्धिमान कदम था। हालांकि आपकी ताकत कम नहीं है, यह अभी भी स्पष्ट आकाशपंथ जैसे एक बड़े पंथ में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप बहन चेन के अच्छे इरादों पर खरा नहीं उतरते हैं तो आप खुद को समझाने में सक्षम नहीं होंगे। वह मेरा मामला है। भाई वांग को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी, अगर भाई वांग के पास और कुछ नहीं है कहने के लिए तो कृपया वापस जाएं। मैं बस अपने साथियों के साथ काला कौवा शहर के अंतरिक्ष सरनी को उधार लेने के लिए यहाँ आया था, इसलिए जब समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से चला जाऊंगा। वह सबसे अच्छा होगा। वांग यूहान ने भावहीन रूप से सिर हिलाया, थोड़ा मुट्ठी बांधी और जाने के लिए मुड़ गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अचानक कहा, ठीक है, मुझे गुप्त में जासूसी करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे इस बार जाने दूंगा, लेकिन अगर अगली बार है तुम क्या करोगे? वांग यूहान मुड़ा और त्रिपाठी जीवोक्ति को ठंडा घूरना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उनके ज्ञान समुद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उछल रही थी और वांग यूहान को घेर रही थी। वांग यूहान का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। उस पल में उन्होंने वास्तव में अपने करीब मौत की एक आभा महसूस की, लेकिन जैसे ही वह जवाबी हमला करने वाले थे, उन्होंने पाया कि यह भावना गायब हो गई थी। जबकि त्रिपाठी जीवोक्ति अभी भी उसी जगह पर बैठे थे, उन्हें एक मुस्कान के साथ देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया था। वांग यूहान का भाव तुरंत संदिग्ध हो गया और उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना सिर घुमाया और दूरी में उड़ गए। ईर्ष्या करने के लिए क्या है? ये वास्तव में अस्पष्ट है। त्रिपाठी जीवोक्ति बड़बड़ाया। स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे कि वांग यूहान उन्हें क्यों पसंद नहीं करते थे और वह आसपास क्यों छिपे हुए थे। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति के मन में चेन शिताओ के बारे में बिल्कुल कोई विचार नहीं था। इस बार काला कौवा शहर छोड़ने के बाद वे शायद फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे, इसलिए यह वांग यूहान थोड़ा पागल था। हालांकि वह समझते थे कि वांग यूहान एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने चेन शिताओ को चेतावनी नहीं दी। आखिरकार त्रिपाठी जीवोक्ति ऐसी चीज करने के लिए बहुत आलसी थे। इसके शीर्ष पर चेन शिताओ एक महिला नहीं थी जो दुनिया के तरीकों से अनजान थी, इसलिए भले ही त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें याद दिलाया होता, वह वांग यूहान की सच्ची प्रकृति को समझ जाती। त्रिपाठी जीवोक्ति के लिए जब तक वह काला कौवा शहर के अंतरिक्ष सरनी का उपयोग कर सकते थे, वह किसी भी अन्य चीज में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने उनकी जासूसी करने के लिए आया था, त्रिपाठी जीवोक्ति स्वाभाविक रूप से उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। हालांकि अभी आत्मा निरोधक गायब होता हुआ लगता था और वांग यूहान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने चुपके से उनके दिल में डर का एक बीज बोया था। अगर भविष्य में उनके बीच किसी भी तरह का संघर्ष होता तो त्रिपाठी जीवोक्ति को बस इस दिव्य ज्ञान बीज को उत्तेजित करना होगा और वांग यूहान वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे एक मेमने बन जाएंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति की वर्तमान शक्तिशाली दिव्य ज्ञान के साथ उनके लिए एक तृतीय कोटि संत राजा साधक के साथ ऐसा कुछ करना स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं था।
जब तक द्वितीय कोटि उत्पत्ति लौटना क्षेत्र या उससे ऊपर का एक साधक व्यक्तिगत रूप से वांग यूहान के ज्ञान समुद्र की जांच नहीं करता, तब तक उनके लिए इस दिव्य ज्ञान बीज को ढूंढना और नष्ट करना संभव होगा। ऐसी एक चीज के होने की संभावना नगण्य थी, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति चिंतित नहीं थे। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने महसूस किया कि उन्होंने अभी न तो अपनी ताकत का खुलासा किया था और न ही खुद का खुलासा किया था, इसलिए उन्होंने संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 3 दिनों के बाद चेन फैन लेई और अन्य जो अपनी चोटों से ठीक हो रहे थे, एक के बाद एक बाहर आए। त्रिपाठी ज्वलन ने त्रिपाठी जीवोक्ति को एक अंगूठी जैसी वस्तु सौंपी। इस अंगूठी में एक हड्डी ठंडी ठंडक थी और यह स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की बर्फ विशेषता सामग्री से परिष्कृत की गई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इससे 10,000 वर्ष बर्फ जैद आभा का एक निशान भी महसूस किया। इसकी जांच करने के लिए अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत पाया कि सूर्य का सच्चा सार, जिससे वह निपटने में असमर्थ थे, इस अंगूठी के अंदर संग्रहित था। इसके अलावा इसके चारों ओर कई बाधाएं रखी गई थीं जो सूर्य के सच्चे अग्नि के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में बर्फ विशेषता ऊर्जा एकत्रित करती थी। यह अंगूठी एक अंतरिक्ष अंगूठी के समान थी, लेकिन इसकी क्षमता अत्यंत छोटी थी, केवल 10 मीटर व्यास में। ये एक शिल्पकृति होनी चाहिए जिसे त्रिपाठी ज्वलन ने विशेष रूप से सूर्य के सच्चे सार को संग्रहित करने के लिए परिष्कृत किया था। ऐसी एक चीज के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति को सूर्य के सच्चे सार की आभा के खुले होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, और यह उनके लिए इसे परिवहन करने के लिए भी अधिक सुविधाजनक होगा। एक पल के लिए इसका निरीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति अत्यधिक खुश थे और इसे दूर रख दिया, जबकि त्रिपाठी ज्वलन की भयंकर प्रशंसा करते हुए जैसे कि वह ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी की एक जोड़ी थी। त्रिपाठी ज्वलन ने त्रिपाठी जीवोक्ति को भयंकर घूरना शुरू कर दिया। यहाँ अपना काम पूरा करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति चेन शिताओ और अन्य से मिले और जाना कि उनके जाने का समय लगभग हो गया था। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद उन 6 लोगों ने तुरंत काला कौवा शहर की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में वांग यूहान ने अब अपना सामान्य उत्साह प्रदर्शित नहीं किया और इसके बजाय कम बोलने वाले बन गए, जानबूझकर त्रिपाठी जीवोक्ति से खुद को दूर कर लिया। जब भी किसी ने उन्हें देखा, वांग यूहान उन्हें अजीब तरह से घूरते थे। चेन शिताओ और अन्य ने इसे नहीं देखा और इसके बजाय रास्ते में त्रिपाठी जीवोक्ति को काला कौवा शहर की स्थिति के बारे में विस्तार से समझाया। उनके स्पष्टीकरण के माध्यम से त्रिपाठी जीवोक्ति ने जाना कि क्योंकि काला कौवा शहर का भौगोलिक स्थान कुछ विशेष था, ये किसी भी एकल महान शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि यह अत्यधिक मार्गपंथ, शाही शहर पंथ और अत्यधिक मंडप के चौराहे पर स्थित था। उस समय काला कौवा शहर के स्वामित्व को निर्धारित करने के लिए इन 3 महान शक्तियों ने कई वर्षों तक एक दूसरे से लड़ाई की थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने कई शिष्यों को खो दिया था, जबकि अभी भी शहर प्राप्त करने में विफल रहा। अंत में किसी को नहीं पता था कि तीनों परिवारों ने किस प्रकार का समझौता किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी काला कौवा शहर के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन काला कौवा शहर अपने आप पर एक शक्तिशाली शक्ति पैदा करने में सक्षम था। शहर के स्वामी के नेतृत्व में काला कौवा शहर ने शहर की रक्षा के लिए कई शक्तिशाली योद्धाओं को भर्ती किया था। कुछ पास के खनिज शिराओं की मदद से काला कौवा शहर तीनों गुटों के बीच में जीवित रहने में सक्षम था। इसके अलावा छायांकित तारा पर काला कौवा शहर जैसे कई शहर थे। उनमें से अधिकांश इसलिए थे क्योंकि कुछ महान शक्तियां एक गतिरोध में थीं और यह फैसला नहीं कर सकती थी कि शहर का मालिक कौन होगा, इसे खुद के लिए छोड़ दिया गया था। नतीजतन शहर खुद एक शक्ति में विकसित हो गया था। इस तरह की एक शक्ति ने स्वाभाविक रूप से कई साधकों को आकर्षित किया और भर्ती के माध्यम से कभी कभी उन्हें शामिल होने के लिए एक शक्तिशाली साधक को भर्ती करना संभव था। इस तरह के शहर को सामान्य तौर पर मुक्त शहर कहा जाता था और छायांकित तारा पर उनमें से कम 800 थे। चूंकि मुक्त शहरों में पंथों की सख्त बाधाएं नहीं थी, उनका प्रबंधन अपेक्षाकृत ढीला था और शहर के स्वामी की स्थिति अक्सर बदल जाती थी। सामान्य तौर पर जिसके पास सबसे बड़ी मुट्ठी होती थी वह शहर के स्वामी बन जाते थे, इसलिए इनमें से अधिकांश मुक्त शहरों का ज्यादा प्रभाव नहीं था। कई महान शक्तियों ने इन मुक्त शहरों की परवाह नहीं की और इसके बजाय उनके साथ सहयोग किया। हालांकि हमेशा अपवाद होते थे। छायांकित तारा पर 2 या 3 मुक्त शहर थे जिनकी ताकत महान पंथों से कम नहीं थी। ये मुक्त शहर अक्सर एक एकल महान परिवार या कई महान परिवारों द्वारा मजबूती से नियंत्रित थे और अपेक्षाकृत संयुक्त थे। हालांकि अभी भी आपसी लड़ाई थी, ये एक स्वीकार्य स्तर तक नियंत्रित थी। एक बार जब एक बाहरी दुश्मन ने हमला किया तो ये मुक्त शहर एक साथ बंध जाएंगे। सैकड़ों वर्षों और हजारों वर्षों के विकास के बाद ये सुपर शहर अब छायांकित तारा पर महान पंथों से कम महत्वपूर्ण नहीं थे। त्रिपाठी जीवोक्ति अब चेन शिताओ और अन्य के साथ काला कौवा शहर की ओर यात्रा कर रहे हैं और उन्हें मुक्त शहरों के बारे में पता चला है। वे आगे क्या सामना करेंगे? एपिसोड नंबर 1308। काला कौवा शहर स्वाभाविक रूप से एक सुपर शहर से तुलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए भले ही चेन फैन ले अत्यधिक मार्गपंथ का केवल एक संत राजा क्षेत्र शिष्य था, शहर में अंतरिक्ष सरणी की रक्षा करने वाले एक वरिष्ठ के साथ उसका कुछ संबंध था। उन्हें एक बार उस वरिष्ठ द्वारा एक छोटे से उपकार के साथ सौंपा गया था, इसलिए इस वरिष्ठ को चेन फैन ले को चेहरा देने से मना नहीं करना चाहिए। ये जानकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने आराम किया, ये जानकर कि अंतरिक्ष सरणी का उपयोग करना कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
ये पिछली बार दानव रक्त शहर से लौटने जितना परेशान नहीं होगा। हालांकि छायांकित तारा पर संचालन करने के लिए वास्तव में कुछ संबंध होना जरूरी था, अन्यथा बस विभिन्न शहरों में अंतरिक्ष सरणियों पर भरोसा करना एक सिरदर्द होगा। सौभाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती का भाग्य काफी अच्छा था। दोनों बार जब वह बाहर से लौटे तो किसी ने उनकी मदद करने की पहल की थी। त्रिपाठी जीवप्ती को बस यह नहीं पता था कि क्या कोई पास था जो उन्हें छायांकित तारा पर अंतरिक्ष सरणियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति देता था। अगर ऐसी एक चीज थी तो यह निस्संदेह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने नहीं सोचा कि ऐसी कोई चीज मौजूद थी, लेकिन कैजुअल रूप से पूछने के बाद उन्हें चेन शिताओ से पता चला कि ऐसा एक पास वास्तव में मौजूद था। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने जल्दी से पूछा। चेन शिताओ जानती थी कि वह क्या सोच रहे थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कुछ भी जानती थी वह सब उन्हें बताया। चेन शिताओ के स्पष्टीकरण को सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती करवाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। हालांकि इस तरह का पास मौजूद था और छायांकित तारा पर लगभग 80% महान शक्तियों द्वारा पहचाना गया था, इसे प्राप्त करना स्वर पर चढ़ने जितना मुश्किल था। इसे प्राप्त करने के लिए केवल 2 तरीके थे। पहला था एक भव्य आयोजन आयोजित करना जो संपूर्ण छायांकित तारा को लाभ पहुंचाएगा। ये स्थिति सरल लगती थी, लेकिन वास्तव में इसे पूरा करना असंभव था। छायांकित तारा पर जितनी महान शक्तियां थीं, उतने ही एक बैल पर बाल थे, और हालांकि उनके बीच सहयोग था, लगातार संघर्ष भी थे। एक तरफ के लिए लाभदायक चीजें दूसरी तरफ के लिए नुकसानदेह हो सकती थी, जिससे सभी के लिए सहमत होना मुश्किल हो जाता था, इसलिए ऐसी एक स्थिति को प्राप्त करना बस असंभव था। दूसरा तरीका पहले तरीके से कहीं अधिक सरल था। अगर कोई 10 प्रथम श्रेणी के पंथों को एक साथ इकट्ठा कर सकता था और संयुक्त रूप से गांठ के रूप में कार्य कर सकता था, तो कोई एक पास प्राप्त कर सकता था जो उन्हें छायांकित तारा पर अबाधित यात्रा करने की अनुमति देगा। ये तरीका निश्चित रूप से सरल था, लेकिन ये केवल पहले तरीके के सापेक्ष था। आखिरकार छायांकित तारा पर बहुत अधिक प्रथम श्रेणी के पंथ नहीं थे, अधिकतम 20 थे। उनमें से 10 को एक साथ इकट्ठा करना मूल रूप से असंभव था। उदाहरण के लिए छाया चंद्रमा हॉल, स्पष्ट आकाश पंथ और रंगीन ग्लास पंथ, जिनके साथ त्रिपाठी जीवप्ती संपर्क में आए थे, सभी प्रथम श्रेणी के पंथ थे और उनके पास ऐसी योग्यताएं थीं। इस प्रकार गांठ को अपने संबंधित पंथों में एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग होना था। ये दोनों तरीके त्रिपाठी जीवप्ती को जो पास चाहिए था वह प्राप्त कर सकते थे, लेकिन चेन शिताओ के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इन विचारों को छोड़ दिया। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह किसी भी स्थिति को पूरा नहीं कर सकते थे। जैसे ही समूह रास्ते में बातचीत कर रहा था, समय उड़ गया और 5 दिनों बाद 6 लोगों का समूह बिना किसी परेशानी के काला कौवा शहर के सामने पहुंच गया। कुछ सन क्रिस्टल का भुगतान करने के बाद शहर के द्वार पर रक्षकों ने उन्हें पास होने दिया। शहर में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और पाया कि शहर विभिन्न चौड़ाई की सड़कों से पार हो गया था। इन सड़कों की दोनों ओर कई दुकानें थीं। हालांकि काला कौवा शहर में साधक यातायात को एक नदी पार करने वाली मछलियों के एक स्कूल की तरह नहीं कहा जा सकता था, यह अभी भी गतिविधि से भरा हुआ था। छोटा भाई त्रिपाठी, क्या आप यहाँ थोड़ी देर के लिए रहने जा रहे हैं, या क्या आपको जाने की जल्दी है? चेन शिताओ अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए पीछे मुड़ी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि जवाब दिया, अगर संभव हो तो मैं स्वाभाविक रूप से यहाँ से जल्द जाना चाहता हूँ। कुछ और चीजें हैं जिनसे मुझे निपटना होगा। इस यात्रा पर उन्होंने इतनी सारी सामग्री और संत क्रिस्टल प्राप्त किए थे, और पत्थर नेवला ने बहुत सारा 1000 भ्रम रंगीन ग्लास चुरा लिया था, इसलिए त्रिपाठी ज्वलन अपने शिल्पकृति परिष्कृत करियर में खुद को फेंकने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनसे सुना था कि वह कुछ चौंकाने वाला परिष्कृत करने जा रही थी। जहां तक वह क्या परिष्कृत करने जा रही थी, त्रिपाठी ज्वलन इसके बारे में गुप्त और अस्पष्ट थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती काफी असहाय महसूस कर रहे थे। त्रिपाठी ज्वलन का उल्लेख किए बिना भी पत्थर नेवला के 2 सक्षम सहायकों की स्थिति ने त्रिपाठी जीवप्ती को अब और बाहर रहने के लिए अनिच्छुक कर दिया। केवल ड्रैगन गुफा पर्वत पर लौटने के बाद ही वह पूरी तरह से आराम कर सकते थे और अपने 2 सहायकों को ठीक होने की अनुमति दे सकते थे। उन्हें ये कहते हुए सुनकर चेन शिताओ की आंखों में निराशा का एक रूप चमका, लेकिन उन्होंने जोर नहीं दिया और इसके बजाय कहा, चूंकि यह मामला है, फेनली अब अंतरिक्ष सरनी जाएगा और देखेगा कि वो वरिष्ठ वहां है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो छोटा भाई त्रिपाठी रात होने से पहले इस जगह से जाने में सक्षम होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और विनम्रता से चेन फेनलेई को जाने के लिए अनुरोध किया, इससे पहले कि वह चेन शिताओ और अन्य के साथ जगह पर खड़े हो गए और चुपचाप इंतजार किया। इस दौरान चेन शिताओ ने त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट आकाश पंथ के परीक्षण में भाग लेने के लिए फिर से आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने विनम्रता से मना कर दिया। ये देखकर चेन शिताओ ने जोर नहीं दिया और इसके बजाय अन्य चीजों के बारे में त्रिपाठी जीवप्ती के साथ बातचीत और हंसना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद चेन फेनलेई वापस आए। हालांकि उनका भाव कुछ अजीब था, जैसे कि वह अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए थे। इस भाव को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस कर सके। चुपके से सोच रहे थे कि क्या दूसरा पक्ष उन्हें समायोजित करने के लिए तैयार नहीं था। अगर यह मामला था तो यहाँ से ड्रैगन गुफा पर्वत पर वापस उड़ना वास्तव में 2 से 3 महीने लगेगा।
चेन शिताओ को स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान भी थे, इसलिए अपने छोटे भाई के आने के बाद उन्होंने जल्दी से पूछा, फैनली, क्या ये ठीक नहीं रहा? चेन फैनली अजीब तरह से मुस्कुराए, उनके चेहरे पर अपराधबोध का एक रूप दिखाई दिया जब उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ये ठीक नहीं रहा। क्या गलत है? चेन शिताओ ने पूछा। वह वरिष्ठ शहर में नहीं थे। मैंने दूसरों से सुना कि उन्होंने एक मिशन स्वीकार कर लिया था और शहर छोड़ दिया था। शहर छोड़ दिया? चेन शिताओ हैरान थी, वह इस समय शहर कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आपको उनसे मूर्ख बनाया गया था? नहीं, बेशक नहीं। चेन फैनली ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मैंने भी चारों ओर पूछा और जाना कि वरिष्ठ के पास वास्तव में एक मिशन था और कुछ दिनों पहले शहर छोड़ दिया था। ऐसा लगता है कि वह जल्द से जल्द 3 दिनों बाद वापस आने में सक्षम होंगे। 3 दिन? चेन शिताओ बड़बड़ाई। इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए मुड़ी और माफी मांगते हुए मुस्कुराई। छोटा भाई त्रिपाठी, मुझे माफ करें, ऐसा लगता है कि स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव थे। मैं आपको निराश करने के लिए माफ चाहती हूँ। यह ठीक है, हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से जवाब दिया। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा सा भी असंतोष नहीं दिखाया, चेन शिताओ ने आराम किया और कहा, लेकिन वह वरिष्ठ जल्द से जल्द 3 दिनों के लिए वापस नहीं आएंगे। क्या आप कुछ दिनों के लिए यहाँ इंतजार कर सकते हैं? आप आराम कर सकते हैं। जैसे ही वह वरिष्ठ वापस आते हैं, हम निश्चित रूप से आपके यहाँ से जाने के लिए व्यवस्था करेंगे। अगर यह केवल 3 दिन है तो कोई समस्या नहीं है। भले ही मुझे 10 दिन इंतजार करना पड़े, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार ये त्रिपाठी ज्वलन के साथ 2 से 3 महीने उड़ने से बेहतर है। हालांकि भाई चेन, क्या आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि वरिष्ठ बहुत अधिक समय नहीं लेंगे? अगर इसमें बहुत अधिक समय लगता है तो यह इसके लायक नहीं होगा। वह ठीक है। चेन शिताओ मिठाई से मुस्कुराई। अगर वह वरिष्ठ 3 दिनों में वापस नहीं आए हैं तो हम कहीं और जाएंगे। चाहे वह अत्यधिक मारपंथ का आंधी शहर हो या स्पष्ट आकाशपंथ का काला सागर शहर, वे दोनों यहाँ से केवल 10 से 15 दिन दूर हैं। इन 2 शहरों में अंतरिक्ष सरणियां स्थापित हैं जो सीधे स्वर्गीय भाग्य शहर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ फैनली और मुझे अपने संबंधों पर भरोसा करना होगा, लेकिन आंधी शहर या काला सागर शहर में हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। उनके दिल में चिंता का आखिरी निशान गायब हो गया जब उन्होंने चेन शिताओ के प्रस्ताव से सहमति में सिर हिलाया। चूंकि उन्होंने यहाँ 3 दिन इंतजार करने का फैसला किया था, उन्हें स्वाभाविक रूप से पहले रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। सौभाग्य से काला कौवा शहर में कई सराय थी और चेन शिताओ दोनों 1 लाख सन क्रिस्टल की शुद्ध मूल्य के साथ अमीर महिलाएं थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो आवास उन्होंने पाया वह बहुत खराब नहीं होगा। एक पल बाद 6 लोगों का समूह फ्लाइंग स्पिरिट पैलेस नामक एक शीर्ष स्तरीय सराय पर पहुंच गया। ये फ्लाइंग स्पिरिट पैलेस पूरे काला कौवा शहर में एक प्रसिद्ध अस्तित्व था और शहर के सबसे उच्च स्तरीय सरायों में से एक था। सामान्य तौर पर जो साधक इस जगह में प्रवेश करते और छोड़ते थे, वे या तो अमीर थे या कुलीन, उनमें से प्रत्येक को कम नहीं आंका जा सकता था। यहाँ एक रात रहने पर कम से कम 3000 उच्च श्रेणी के संत क्रिस्टल का खर्च आएगा। ये कीमत छोटी नहीं थी। किसी को पता होना चाहिए कि एक साधारण सराय में सबसे अच्छे कमरे की कीमत केवल एक रात के लिए 100 संत क्रिस्टल होगी, लेकिन इस फ्लाइंग स्पिरिट पैलेस की कीमत एक साधारण सराय की तुलना में कई दर्जन गुना थी। अगर ये त्रिपाठी जीवप्ती के लिए नहीं होता जिन्होंने उनकी 2 बार मदद की थी, जिनमें से आखिरी एक जीवन रक्षक अनुग्रह था, तो चेन शिताओ इतनी फिजूल खर्ची नहीं करती। आखिरकार, हालांकि उनके पास बहुत सारे संत क्रिस्टल थे, उन्होंने पहले कभी इतनी फिजूल खर्ची नहीं की थी। इस बार वह फिजूल खर्ची करने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती की महिमा उधार ले रही थी। हालांकि कीमत हास्यास्पद रूप से अधिक थी, बसने के बाद सभी ने महसूस किया कि यह इसके लायक था। कारण कोई और नहीं था, लेकिन यह तथ्य था कि यहाँ रहने वाला हर मेहमान एक अलग छोटे अटारी में रहता था। अटारी को 3 फर्शों में विभाजित किया गया था। पहला फर्श मेहमानों को प्राप्त करने के लिए था, दूसरा फर्श ध्यान के लिए था और तीसरे फर्श में एक विशेष रसायन कमरा और परिष्कृत कमरा था, जिसका उपयोग कुछ निवासी रसायन विशेषज्ञों और परिष्कृत विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता था। प्रत्येक फर्श को कम से कम 7 या 8 बाधाओं के साथ व्यवस्थित किया गया था। ये बाधाएं न केवल दूसरों की जांच से दिव्य ज्ञान को अलग करती थी, बल्कि एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कार्य करती थी। उसी समय प्रत्येक मंडप में 2 युवा और सुंदर लड़कियां उनकी सेवा कर रही थीं। ये लड़कियां भी साधक थीं, लेकिन उनकी खेती बहुत अधिक नहीं थी। उनमें से अधिकांश युवान शक्ति साधक थीं और अलगाव और पुनर्मिलन सीमा पर भी कुछ थे। उनमें से सभी ने विशेष प्रशिक्षण लिया था और मेहमानों की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थीं। बेशक कुछ अनुरोध जो बहुत अधिक थे, वे अभी भी पूरे नहीं किए जाएंगे। सभी को प्राप्त करने के प्रभारी साधक के अनुसार ये फ्लाइंग स्पिरिट पैलेस वास्तव में शहर के स्वामी के गुरु और शहर में कई अन्य बुजुर्गों की संपत्ति थी, इसलिए इसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी के लिए यहाँ आना और परेशानी पैदा करना असंभव था। सभी को प्राप्त करने के प्रभारी साधक ने जानबूझकर या अनजाने में इस जानकारी को त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य को चेतावनी के रूप में प्रकट किया था कि वे इस सराय की पृष्ठभूमि को कम न आंके और यहाँ परेशानी पैदा करने की पहल न करें। उनके समूह में 6 लोगों के साथ बेशक 6 मिनटों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए चेन शिताओ ने 3 के लिए पूछने की पहल की।
वह और लू यंग ने एक साझा किया, वांग यूहान और चेन फैन लेई ने एक साझा किया और त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलन ने एक साझा किया। व्यवस्था होने के बाद सभी बिखर गए और आराम करने के लिए अपने संबंधित मंडपों में बस गए। त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलन का मंडप एक बहुत ही अद्वितीय शैली में बनाया गया था और इसे एक बहुत ही भावनात्मक नाम उड़ान फूल बर्फ चंद्रमा मंडप दिया गया था। ये देखकर त्रिपाठी ज्वलन मदद नहीं कर सकी लेकिन अपने होंठ घुमाए। त्रिपाठी जीवक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से कोई अजीब विचार नहीं था और उन्होंने आराम करने के लिए बैठने से पहले त्रिपाठी ज्वलन के साथ एक कमरा चुना। त्रिपाठी जीवक्ति और उनके साथी फ्लाइंग स्पिरिट पैलेस में बस गए हैं और अगले 3 दिनों तक काला कौवा शहर के अंतरिक्ष सरणी की रक्षा करने वाले वरिष्ठ के वापस आने का इंतजार करेंगे। एपिसोड नंबर 1309। एक शांत रात के बाद त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलन ने काला कौवा शहर के चारों ओर घूमने का अवसर लिया। आखिरकार चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, वे ये भी देख सकते थे कि क्या यहाँ कुछ विशेष था। अगर वे भाग्यशाली थे तो वे कुछ उपयोगी सामग्री ढूंढने में सक्षम हो सकते थे। त्रिपाठी ज्वलन के साथ पूरे दिन घूमने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलन को एक महान फसल मिली। कुछ सामग्री जो स्वर्गीय भाग्य शहर में ढूंढना या खरीदना मुश्किल था, वह वास्तव में यहाँ आसानी से मिली। स्वाभाविक रूप से कीमतें छाया चंद्रमा हॉल द्वारा पेश की गई कीमतों जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन भव्य कब्र घाटी की अपनी यात्रा के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलन ने बहुत सारे संत क्रिस्टल की फसल काटी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इन कीमतों की परवाह नहीं थी। त्रिपाठी ज्वलन ने यहाँ 40 से 50 मिलियन संत क्रिस्टल मूल्य की शिल्पकृति परिष्कृत सामग्री खरीदी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह थोड़ा चिंतित महसूस करने में मदद नहीं कर सके। जिस दर पर त्रिपाठी ज्वलन खर्च कर रही थी, इस बार उन्होंने जो संत क्रिस्टल की फसल काटी थी वह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने जो सामग्री खरीदी थी उससे निर्णय लेते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह वास्तव में कुछ असाधारण परिष्कृत करती हुई लगती थी। थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति थोड़ा उम्मीद महसूस करने में मदद नहीं कर सके। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उन्हें दूसरों द्वारा निशाना बनाए जाने के बारे में चिंता थी, तो त्रिपाठी ज्वलन निश्चित रूप से त्रिपाठी जीवक्ति को अपने साथ खींच लेती। फिर भी त्रिपाठी जीवक्ति ने देखा कि रास्ते में कई लोग इरादे से या अनजाने में उनका और त्रिपाठी ज्वलन का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, जैसे कि वे दोनों में रुचि रखते थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था। एक ही दिन में लाखों संत क्रिस्टल खर्च करने वाला एक युवा व्यक्ति और महिला कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाध्य थे। सौभाग्य से इन लोगों के पास कुछ प्रकार के संकोच थे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बस छाया में छिपकर और देखकर। शाम तक नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलन फ्लाइंग स्पिरिट हॉल वापस आए। जैसे ही उन्होंने फ्लोटिंग स्नो मून मंडप में प्रवेश किया, त्रिपाठी ज्वलन सीधे तीसरे फर्श पर चली गई। जाहिरा तौर पर वहां शिल्पकृति परिष्कृत सामग्री का उपयोग करके कुछ करना चाहती थी। त्रिपाठी जीवक्ति दूसरे फर्श पर अकेले ध्यान में बैठे थे। लगभग 2 घंटे बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और थोड़ा झुकाव के साथ बाहर देखा। उसी समय उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके कमरे का दरवाजा चुपचाप खुल गया। बाहर हरे रंग के कपड़ों में एक युवा लड़की खड़ी थी, फ्लोटिंग स्नो मून मंडप को सौंपी गई 2 नौकरानियों में से एक। उन्होंने पहले विनम्रता से त्रिपाठी जीवक्ति को नमन किया, इससे पहले कि उन्होंने अपना मुंह खोला, और धीरे से कहा, युवा प्रभु, एक मेहमान मिलने आया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा प्रभु उनसे मिलना चाहेंगे। ये कौन है? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे। वह कहते हैं कि वह आपके साथी हैं, उनका उपनाम चेन है। चेन? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे, एक पल के लिए झिझक रहे थे इससे पहले कि पूछा, क्या वह अकेला है? हाँ, नौकरानी ने धीरे से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति का मुंह एक मुस्कान में घुमावदार था और नौकरानी के फिर से पूछने का इंतजार किए बिना उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे पता है, उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहो, मैं वापस आऊंगा। नौकरानी ने फिर से नमन किया, मुड़ी और कृपापूर्वक सीढ़ियों से नीचे चली गई। त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत नहीं उठे और इसके बजाय जगह पर बैठे रहे। उनकी आंखों में एक रोशनी चमक रही थी जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए विचार किया, इससे पहले कि वह खड़े हो गए और बाहर चले गए। पहले फर्श पर रिसेप्शन क्षेत्र में चेन फैन लेई एक गरिमापूर्ण तरीके से बैठे थे। उनकी 2 मोटी भौहें उनकी भौं पर झुकी हुई थी और उनकी आंखें चमक रही थीं। हालांकि वह विशेष रूप से सुंदर नहीं थे, उनमें एक सहज मर्दाना आभा थी जो उन्हें एक वीर दिखावट देती थी। खासकर उनकी आंखें, जो हर समय आत्मा से भरी हुई लगती थीं, उनके बारे में सबसे आकर्षक चीज थी। फ्लोटिंग स्नो मून मंडप को सौंपी गई 2 नौकरानियां उनसे आकर्षित थीं, समय समय पर उनकी तरफ चुपके से देख रही थीं। उनके गालों पर एक फीकी लाली दिखाई दे रही थी। चेन फैन ले स्पष्ट रूप से इससे अवगत थे, लेकिन उन्होंने ध्यान न देने का ढोंग किया और बस एक गंभीर भाव के साथ वहां बैठे रहे। हालांकि जिस तरह से उन्होंने समय समय पर अपने शरीर को हिलाया, उससे ऐसा लगता था कि वह पिन और सुइयों पर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ऊपर से नीचे आए। चेन फैन लेई ने जल्दी से उठकर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, भाई त्रिपाठी, मैंने यहाँ आकर आपकी खेती में बाधा डालने का साहस किया। मुझे उम्मीद है कि भाई त्रिपाठी अपमान नहीं मानेंगे।
ये सुनकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने आश्चर्य से उन्हें देखा, इससे पहले कि उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी जब उन्होंने गर्मजोशी से कहा, भाई चेन बहुत विनम्र है। मैं भी उब गया हूँ, इसलिए आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने 2 नौकरानियों को कुछ चाय लाने का आदेश दिया। हरे कपड़े वाली नौकरानी जो पहले ऊपर गई थी, उसने सिर हिलाया और तैयारी करने चली गई। ज्यादा देर बाद नहीं, केवल चाय ही नहीं परोसी गई, बल्कि स्पिरिट फलों की एक प्लेट भी लाई गई। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानते थे कि चेन फैन ले अचानक उन्हें देखने क्यों आए थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में नहीं पूछा। चेन फैन ले भी सीधे उन्हें ये बताने का कोई इरादा नहीं लगता था कि क्या हो रहा था, और इसके बजाय त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चेन फैन ले सामान्य से काफी अलग थे। यह ऐसा था जैसे उनके बगल में 2 नौकरानियों का अस्तित्व उन पर बहुत दबाव डाल रहा था, जिससे वह लगातार अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान देने के लिए मजबूर थे, जिससे उनकी मूल जीवंतता और वीरतापूर्ण आत्मा आधे से अधिक गायब हो गई थी। उनके शब्द और कार्य अक्सर असंगत थे। हर बार जब ऐसा होता था तो 2 नौकरानियां अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती, जिससे चेन फैन ले को अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि अचानक अपना हाथ हिलाया और 2 नौकरानियों से कहा, यहाँ आपके लिए और कुछ नहीं है करने के लिए, जाओ और आराम करो। अगर कुछ और है तो मैं आपको बुलाऊंगा। 2 नौकरानियों ने एक दूसरे को देखा और हालांकि वे थोड़ा निराश थी, उन्होंने अभी भी आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, इससे पहले कि अनिच्छा से चली गई। जाने से पहले उन्होंने चुपके से चेन फैन ले पर देखा, जैसे कि वे गहरे प्यार में पड़ गई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसने में मदद नहीं कर सके। हालांकि 2 नौकरानियों के जाने के बाद और चेन फैन ले और त्रिपाठी जीवोक्ति अकेले थे, चेन फैन ले ने स्पष्ट रूप से एक राहत की सांस ली और उनकी सामान्य स्थिति तुरंत बहाल हो गई। अब और शर्मिंदा नहीं, उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ सूरज के नीचे किसी भी चीज के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया, कभी कभी दिल से हंसते हुए और कभी कभी एक गंभीर भाव पहनते हुए। जब उन्होंने खेती की समस्याओं के बारे में त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ बहस की, 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। ये बातचीत 2 घंटे तक चली और भले ही पहले से ही देर रात हो गई थी, चेन फैन ले ने अभी भी जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया और न ही उन्होंने यहाँ आने का अपना उद्देश्य बताया। त्रिपाठी जीवोक्ति अब और स्थिर नहीं बैठ सकते थे। क्या यह आदमी यहाँ आने का अपना उद्देश्य भूल गया? ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से खांसा और पूछा, क्या भाई चेन को इस बार मेरे साथ चर्चा करने के लिए कुछ है? चेन फैन ले ने यह सुना और एक हैरान भाव दिखाया, इससे पहले कि तुरंत अपने माथे पर थप्पड़ मारा और सदमे में रोया। वह वास्तव में भूल गया था। ये देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति कड़वाहट से मुस्कुराए और उन्हें चुपचाप घूरना शुरू कर दिया, उनके बोलने का इंतजार करते हुए। वास्तव में ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये बस इतना है कि भाई त्रिपाठी ने भव्य कब्र घाटी में मेरी 2 बार मदद की है और अब जब हम काला कौवा शहर आए हैं तो मुझे मुश्किल से आधा मेजबान माना जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भाई त्रिपाठी का मनोरंजन करना चाहिए। उनका मनोरंजन करें? त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी भौं उठाए। जी। चेन फैन ले ने भारी सिर हिलाया। मैंने सुना है कि काला कौवा शहर में एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। इस चेन ने लंबे समय से इसकी प्रशंसा की है, लेकिन कभी भी वहां जाने का मौका नहीं मिला है। अब जब मैंने बुद्ध को कुछ फूल पेश करने का अवसर लिया है तो मैं भाई त्रिपाठी के साथ जाना और इसे देखना चाहता था। भाई त्रिपाठी क्या सोचते हैं? एक दिलचस्प जगह। त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक रुचि रखने लगे। ये किस तरह की जगह है? चेन फैन ले के चेहरे पर अचानक शर्मिंदगी का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन यह जल्दी से गायब हो गया जब उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। इस चेन को आपको संदेह में रखने की अनुमति दे, भाई त्रिपाठी को पता चलेगा जब समय आएगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक फीकी मुस्कान के साथ उन्हें देखा और एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि कहा, अच्छा है, चूंकि भाई चेन ने विशेष रूप से हमें आमंत्रित किया है, हम जाएंगे और इसे देखेंगे, लेकिन क्या हमें बहन चेन और अन्य को अपने साथ लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चेन फैन ले का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया जब उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। इस तरह की चीज उन्हें नहीं बताई जा सकती है, अन्यथा वह मेरी खाल उतार देंगी। अगर ये तथ्य नहीं होता कि मैं उनकी आंखों और कानों से बचना चाहता था तो मैं इतनी देर रात यहाँ नहीं आया होता। ओह! त्रिपाठी जीवोक्ति की भौं उठ गई जब उन्होंने अचानक अनुमान लगाया कि चेन फैन ले किस तरह की जगह जाना चाहते थे। इसके बारे में एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने पूछा, भाई वान के बारे में क्या? भाई वान दिन के दौरान बाहर चले गए, ये कहते हुए कि वह यहाँ एक बुजुर्ग से मिलने जा रहे थे। उन्हें नहीं पता कि वह कब वापस आएंगे, इसलिए हमें उनका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि यह मामला है, चलो चलते हैं। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवोक्ति सहमत हो गए थे, चेन फैन ले की आत्माएं उठ गई और उन्होंने तुरंत रास्ता दिखाया। दोनों एक साथ फ्लाइंग स्पिरिट पैलेस छोड़ दिया और सीधे काला कौवा शहर की भीड़ में विलय हो गए। रात में काला कौवा शहर दिन के दौरान की तुलना में और भी अधिक जीवंत लगता था, साधक आने और जाने की संख्या के साथ। चेन फैन ले ने स्पष्ट रूप से पहले से ही अच्छी तरह से तैयारी की थी और कुशलता से त्रिपाठी जीवोक्ति को सड़कों से गुजरते हुए नेतृत्व किया। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवोक्ति एक अविस्मरणीय घर के सामने पहुंच गए। इस घर के प्रवेश द्वार पर काले कवच में 2 संत क्षेत्र के साधक खड़े थे, उनके हाथों में लंबे भाले थे। रात के अंधेरे में आंखों की ये 2 जोड़ी ठंडाई से त्रिपाठी जीवोक्ति की दिशा की ओर घूर रही थी।
पहली नज़र में इस जगह के बारे में कुछ भी विशेष नहीं था, ये सिर्फ एक साधारण घर लगता था। लेकिन जब त्रिपाठी जीवप्ती ने जांच करने के लिए अपना दिव्य ज्ञान जारी किया तो वही जानकर हैरान थे कि इसके चारों ओर कई बाधाएं रखी गई थी, जिससे उनके लिए अंदर की स्थिति की जांच करना असंभव हो गया था। हालांकि समय समय पर कुछ साधक घर में घमंड करते थे। इन साधकों के पास विभिन्न खेती के स्तर थे, लेकिन कोई भी जो प्रवेश करता था, प्रवेश द्वार पर 2 साधक रक्षकों ने उनसे आंखें फेर ली, यहाँ तक कि उनसे कोई सवाल पूछने की भी परवाह नहीं की। इससे त्रिपाठी जीवप्ती बहुत उत्सुक थे, ये सोच रहे थे कि यह किस तरह की जगह थी कि यह इतना जीवंत लगता था। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद चेन फैन लेई रुक गए और इसके बजाय एक कुछ उत्साहित रूप के साथ घर को घूरना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चेन फैन लेई के शरीर का तापमान बढ़ता हुआ लगता था और उनके रक्त का प्रवाह भी तेज हो गया था। उन्हें संदिग्ध ढंग से देखते हुए चेन फैन लेई ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और कहा, चलो चलते हैं, हम पहुंच गए हैं। ऐसा कहते हुए बस दूसरे साधकों की तरह जो घर में प्रवेश कर चुके थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने अंदर घमंड किया। 2 रक्षकों ने उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बस त्रिपाठी जीवप्ती और चेन फैन लेई से आंखें फेर ली। घर में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक अंधेरे पत्थर के रास्ते से गुजरे और एक कोने पर मुड़ गए। अचानक एक बहुत ही जीवंत माहौल ने उनका अभिवादन किया। हवा शराब और महिलाओं की खुशबू से भरी हुई थी और कुरकुरा और मीठा हंसी का एक विस्फोट हवा को भर रहा था। उसी समय कहीं से एक अज्ञात कंपित चिराग बाहर निकल रहा था। इस जगह के अंदर वास्तव में एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में चारों ओर देखा और पाया कि उन्होंने जो देखा वह एक खुले हवा वाले वर्ग जैसा कुछ था। इस वर्ग पर अनगिनत भोज थे और प्रत्येक मेज पर मेहमान थे जो जल्दी आए थे और पी रहे थे और खुद का आनंद ले रहे थे। इन मेहमानों की बाहों में कुछ आकर्षक महिलाएं थीं जो उनके साथ थीं। इन महिलाओं में से प्रत्येक की आकर्षक आंखें और अलग मिजाज था, लेकिन अपवाद के बिना उनमें से सभी गोरी त्वचा और पतली आकृतियों के साथ असाधारण रूप से सुंदर थीं। उनके कपड़े भी बहुत अलग थे। उनमें से कुछ अत्यधिक खुलासा कर रहे थे, जबकि अन्य केवल करीबी फिटिंग ब्लाउज पहनते थे, जिससे वे अच्छे परिवारों की युवा विवाहित महिलाओं की तरह दिखती थी। त्रिपाठी जीवप्ती और चेन फैन लेई कालाकौवा शहर में एक रहस्यमय और जीवंत मनोरंजन स्थल पर पहुंच गए हैं। चेन फैन लेई बहुत उत्साहित लगता है। एपिसोड नंबर 1310। ये दृश्य त्रिपाठी जीवप्ती को स्तब्ध कर गया, क्योंकि वह चुपके से सोच रहे थे कि जिस जगह पर चेन फैन लेई उन्हें ले जाना चाहते थे वह ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। ये जगह स्पष्ट रूप से उस शहर में एक वेश्यालय के समान थी जहां आम लोग रहते थे। हालांकि ये जगह एक साधारण वेश्यालय की तुलना में कई गुना अधिक शानदार थी, क्योंकि जो भी इस जगह में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे वे साधक थे और उनके साथ की महिलाएं भी साधक थीं। कम से कम जब त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिव्य ज्ञान से जगह को साफ किया तो उन्हें युवान शक्ति सीमा से कम खेती वाली कोई भी महिला नहीं मिली, लेकिन उनकी ताकत भी अधिक नहीं थी। सबसे मजबूत केवल अमर आरोहण सीमा 3रा या 4था चरण थी। यहाँ खुशी की तलाश करने वाले पुरुषों की खेती भी वही थी। सबसे उच्च एक संघ क्षेत्र साधक था, इन महिलाओं की खेती से केवल थोड़ा अधिक था। इस तरह की जगह में चेन फैन लेई की रुचि ने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत हैरान किया। अपना सिर उन्हें देखने के लिए मोड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रहने में मदद नहीं कर सके। चेन फैन लेई ने इस क्षण में अपनी आत्मा खो दी थी। उनका मुंह चौड़ा खुला था जब वह अपने सामने अतिरंजित दृश्य को देख रहे थे, जैसे कि दृश्य प्रभाव ने उन्हें सोचने या कार्य करने की क्षमता खो दी थी। उनका चेहरा लाल हो गया था। जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह उन्हें जगाने वाले थे, एक युवा महिला की तरह कपड़े पहने एक महिला अचानक चली गई। इस महिला का चेहरा एक आड़ू के फूल जैसा था। उसकी सुंदर आंखें तारों जैसी थी, उज्ज्वल और चमकदार। उसकी छाती ऊंची थी और उसकी कमर कृपालु थी। कृपापूर्वक 2 युवा पुरुषों के सामने पहुंचकर उसने नमन किया। ये स्वामिनी 2 युवा प्रभुओं का अभिवादन करती है। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने इरादे से या अनजाने में चेन फैन लेई पर देखा। जब वह खिलखिलाकर हंसी तो अपना मुंह ढक लिया। हालांकि ये स्पष्ट रूप से पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की और इसके बजाय पूछा, 2 युवा प्रभु अपरिचित लगते हैं, क्या यह आपकी पहली बार हमारे खुशी संघ मंडप का दौरा कर रहा है? त्रिपाठी जीवप्ती ने चेन फैन लेई पर देखा और देखा कि वह अभी भी एक चक्कर में लगते थे। थोड़ा आह भरते हुए वह जानते थे कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे और धीरे से सिर हिलाया। जी, ये वास्तव में हमारी पहली बार यहाँ है, लेकिन हम लंबे समय से इस जगह की प्रशंसा कर रहे हैं। इस बार हम कालाकौवा शहर से गुजर रहे थे और हमने आकर देखने का फैसला किया। तो यह ऐसा है। युवा महिला ने ये सुनकर धीरे से सिर हिलाया और फिर उन्होंने अपने कान से सुंदर बालों को सहलाया और इरादे से या अनजाने में एक छेड़खानी अभिव्यक्ति का एक फुसफुसाहट प्रकट किया। उन्होंने अपने होंठ सिकोड़ लिए और एक मुस्कान के साथ कहा, तो क्या आप दोनों संतुष्ट हैं? अगर आप हैं तो मैं आप दोनों के लिए एक कमरा व्यवस्थित कैसे करूं? ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती और चेन फैन लेई की खेती कमजोर नहीं थी, वह जानती थी कि वे दोनों निश्चित रूप से इस वर्ग में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने इस सुझाव को देने की पहल की। बेशक त्रिपाठी जीवप्ती को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाया और उन्हें अपनी खुद की व्यवस्था करने दी। युवा महिला ने जवाब दिया और उन्हें वर्ग से गुजारते हुए सीधे पीछे के उत्कृष्ट मंडपों की ओर बढ़ गई।
उसी समय खुशी संघ मंडप के अंदर गहरे एक निजी कमरे में एक बूढ़ा आदमी और एक युवा आदमी एक दूसरे के विपरीत पार पैर बैठे थे। बूढ़े आदमी के पास पहले क्रम मूल लौटने सीमा की खेती थी, जबकि युवा आदमी एक तीसरे क्रम संत राजा था। बूढ़ा आदमी शांत और रचित था, चुपचाप अपनी खेतीविधि परिसंचरण कर रहा था, जल्दी में नहीं था। दूसरी ओर अच्छी तरह से कपड़े पहने युवा आदमी के दिमाग में कुछ लगता था, समय समय पर झुकता था जब वह बाहर देखता था। यूहान, आपके दिल को थोड़ा और शांत करने की जरूरत है, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें उठाए बिना धीरे से कहा। उनके विपरीत युवा आदमी हैरान था जब उन्होंने ये सुना, और उनके चेहरे पर अपराधबोध का एक रूप दिखाई दिया जब उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, जो सातवें दादा कहते हैं वह सही है, यूहान अभी भी बहुत छोटा है। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, अपनी आंखें खोली और उनके विपरीत युवा आदमी को देखा। आपको खुद को बहुत अधिक दोष देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह मामला आपके भविष्य से संबंधित है, इसलिए ये सही है कि आप इसमें कुछ प्रयास करें। हालांकि हमारा वान परिवार एक छोटा परिवार नहीं है, यह एक महान परिवार भी नहीं है। इस पीढ़ी में आप सबसे होशमंद हैं, अत्यधिक मार्ग पंथ में प्रवेश करने में सक्षम होना और यहाँ तक कि तीसरे क्रम संत राजा सीमा तक खेती करना। अगर आपके पास अवसर है तो मूल लौटने सीमा में तोड़ने में सक्षम होना असंभव नहीं है। जब वो समय आएगा तो आप मेरे वान परिवार के स्तंभों में से एक होंगे, और आपकी पृष्ठभूमि इस बूढ़े गुरु की तुलना में कहीं अधिक अच्छी है। संभवतः आप भविष्य में इस बूढ़े गुरु से आगे जाएंगे। सातवें दादा की प्रशंसा बहुत अधिक है, यूहान जहां आज है वह सब परिवार के समर्थन के कारण है। अगर मैं वास्तव में भविष्य में अपनी खेती में सफल होता हूं तो मैं निश्चित रूप से परिवार को निराश नहीं करूंगा। आपके शब्दों के साथ मैं आराम कर सकता हूं। अगर यह आपके लिए नहीं होता और कुछ अन्य वंशज इस बूढ़े गुरु से मदद मांगने आए थे तो ये बूढ़ा गुरु कभी सहमत नहीं होता। हालांकि मैंने खुशी संघ मंडप के एक भंडारी के रूप में एक पद प्राप्त किया है। आपको पता होना चाहिए कि इस जगह को शाही शहर पंथ द्वारा गुप्त रूप से समर्थित किया जाता है। इस पर शहर के स्वामी के गुरु की छाया भी है। अगर यहाँ कुछ होता है तो मेरा वान परिवार परिणामों को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। यूहान समझता है, लेकिन इस बार जिस व्यक्ति से हम निपट रहे हैं वह केवल एक दूसरे क्रम संत राजा है, और हम उस पर सीधे हमला नहीं करेंगे। हमें बस उसके लिए कुछ परेशानी पैदा करने की जरूरत है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसके लिए नहीं होता तो मैं आपके बकवास से कैसे सहमत होता। बूढ़े आदमी ने धीरे से सूंघा, इससे पहले कि तुरंत विषय बदल दिया और एक हंसी के साथ पूछा, क्या आप जिस महिला को पसंद करते हैं वह वास्तव में स्पष्ट आकाशपंथ जैसी एक महान शक्ति से आती है? वास्तव में विपरीत तरफ के युवा आदमी ने अपनी आत्मा फिर से हासिल कर ली लगता था और तुरंत कहा, वह न केवल स्पष्ट आकाशपंथ से आती है बल्कि वहाँ उसका दर्जा भी कम नहीं है। इस पर उसका शुद्ध मूल्य काफी अधिक है, कम से कम 1 मिलियन संत क्रिस्टल। 1 मिलियन! बूढ़ा आदमी हैरान था जब उन्होंने ये सुना और उनकी आंखों में लालच का एक निशान चमका। वह केवल एक तुच्छ तीसरे क्रम संत राजा है, उसके पास इतना बड़ा शुद्ध मूल्य कैसे हो सकता है? उसका भाग्य काफी अच्छा था। पिछली बार उसे लियुयान रेगिस्तान में एक संत क्रिस्टल लोडे मिला और 5 महीनों तक वहां खनन किया, लगभग 10 मिलियन संत क्रिस्टल एकत्र किए। स्पष्ट आकाश पंथ वापस आने के बाद उसने इसका अधिकांश पंथ को सौंप दिया, लेकिन अभी भी अपने लिए एक हिस्सा रखा। तो यह ऐसा है। बूढ़े आदमी के दिल में संदेह गायब हो गया और उन्होंने एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि उन्होंने कहा, अगर यह ऐसा है तो उसे इतनी आसानी से जाने देना और भी अधिक असंभव है। आपको इस महिला को प्राप्त करना चाहिए। जब तक आप उसका दिल हासिल करने में सक्षम हैं तो आपकी भविष्य की खेती चिकनी होगी और आपको अब और खेती संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यूहान भी ऐसा ही सोचता है, अन्यथा वह उस छोटे बच्चे जिसका उपनाम त्रिपाठी है उससे निपटने के लिए कार्रवाई नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि उस छोटे बच्चे का बहन चेन के प्रति कोई अच्छा इरादा है। जब तक यह मामला सामने आएगा बहन चेन निश्चित रूप से उसे फिर से देखना नहीं चाहेंगी। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या आप निश्चित हैं कि वह यहाँ आएगा? बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा। युवा आदमी मुस्कुराया, मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम 80% निश्चित हूँ। हमें सुनने दो, बूढ़े आदमी ने रुचि के साथ पूछा। युवा आदमी ने तुरंत उन्हें समझाया और बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर अनुमोदन के एक रूप के साथ समय समय पर सिर हिलाया। उस क्षण एक मुलायम आवाज अचानक बाहर से बुलाई गई। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी और एक पल के लिए सुनने के बाद उन्होंने चिल्लाया, वे वास्तव में आए। वास्तव में? युवा आदमी बहुत खुश था। जी। बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान के साथ युवा आदमी को देखा और उसे कुछ फेंक दिया। आपकी योजना अच्छी है, आप अगले चरण को पूरा कर सकते हैं। आप इस मामले को खुद संभाल सकते हैं। यह इस बूढ़े गुरु का भंडारी टोकन है। इस टोकन के साथ अन्य लोग कुछ तुच्छ मामलों पर आपके साथ सहयोग करेंगे। युवा आदमी ने टोकन लिया और जल्दी से कोहनी टेका। बहुत धन्यवाद सातवें दादा। अलिप्सिस। खुशी संघ मंडप के एक अन्य कमरे में त्रिपाठी जीवप्ती और चेन फैन लेई को अस्थायी रूप से आराम करने के लिए यहाँ रखा गया था। युवा महिला जो उन्हें यहाँ लेकर आई थी वह कहीं भी नहीं दिखाई दी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती और चेन फैन लेई के अलावा कमरे में कोई और नहीं था। मेज पर स्पिरिट चाय का एक बर्तन था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने एक बूंद भी नहीं पी, जबकि चेन फैन लेई ने कप के बाद कप पिया। जाहिरा तौर पर अपने शरीर में भयंकर आग को बुझाने के लिए स्पिरिट चाय का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे।
जब वह चाय पी रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने बस एक मुस्कान के साथ उन्हें देखा। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक कहा, भाई चेन, क्या यह आपकी पहली बार यहाँ है? जी। चेन फैन लेई ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक रूप दिखाई दिया जब उन्होंने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और कहा, भाई त्रिपाठी, इस जगह से काफी परिचित लगते हैं। क्या ये हो सकता है कि आपके पास इस जगह में कुछ अनुभव है? बकवास। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक सीधे चेहरे के साथ कहा, यह मेरी भी पहली बार यहाँ है। हाँ, चेन फैन लेई ने एक खोखली हंसी छोड़ी, यह नहीं जानते हुए कि क्या उन्होंने उन पर विश्वास किया या नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक चेन फैन लेई को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और पूछा, भाई चेन को बिना किसी कारण के इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, है ना? आप इस जगह से किसी की तरह नहीं लगते हैं, इसलिए क्या कोई कारण है? क्या आप मुझे एक या दो बातें बता सकते हैं? चेन फैन लेई ने कड़वाहट से मुस्कुराया और पूछा, क्या भाई त्रिपाठी मेरे माध्यम से देखते हैं? यह सिर्फ एक अनुमान है। त्रिपाठी जीवप्ती ने इससे इनकार नहीं किया। चूंकि यह मामला है, ये चेन चीजों को रहस्यमय बनाने की कोशिश नहीं करेगा। चेन फैन लेई ने एक गहरी सांस ली और शांत हो गए इससे पहले कि कहा, क्या भाई त्रिपाठी सोचते हैं कि यह जगह सिर्फ मौज मस्ती करने की एक जगह है? क्या यह नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए। स्वाभाविक रूप से नहीं। अगर यह सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए होता तो कालाकोवा शहर में कई अन्य जगहें हैं, इसलिए मुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। चेन फैन लेई ने कुछ शब्द कहे इससे पहले कि उनका भाव सामान्य हो गया। आखिरकार वह एक संत राजा क्षेत्र साधक थे, इसलिए उनके पास अभी भी कुछ मानसिक शक्ति थी। ओह, क्या इस जगह के बारे में कुछ खास है जिसने भाई चेन को आकर्षित किया? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा। वास्तव में ये किसी प्रकार का अकथनीय रहस्य नहीं है। कोई भी जो खुशी संग मंडप के बारे में जानता है, वह इस चेन के समान उद्देश्य से यहाँ आना चाहिए था। हालांकि यह खुशी संग मंडप पूरी तरह से एक वेश्यालय है, महिलाओं का एक समूह है जो दोहरी खेती में विशेषज्ञता रखती हैं। ये महिलाएं एक बहुत ही विचित्र दोहरी खेती गुप्त कला की खेती करती हैं जो रुकावटों को तोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है। रुकावटों को तोड़ने के लिए दोहरी खेती गुप्त कला। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी, तुरंत समझ गए कि चेन फैन लेई यहाँ क्या करना चाहते थे। जी। चेन फैन लेई ने धीरे से सिर हिलाया। पिछली बार मैं अपनी वर्तमान रुकावट को तोड़ने के लिए गर्जना कुंड का